लोगों ने अपने बच्चों को मोबाइल की ट्रेनिंग की है? और यहाँ इंटर कॉलेज में मोबाइल का व्यावसायिक कोर्स चलता है 2 साल, और बच्चे आपके सिम निकाल लेते हैं, खोल लेते हैं, बैटरी की पहचान कर लेते हैं, बैटरी की प्रॉब्लम हल कर लेते हैं, बदल लेते हैं, उसी खराब बैटरी से वो सोलर पैनल बना लेते हैं, या 8-10 साल के बच्चे। और हम इंजीनियरिंग पढ़े नहीं, हम सोलर पैनल नहीं बना सकते। तो ये है, हमें बच्चों के साथ चलना पड़ेगा। एक जो मैंने निबंध की बात की है, अब हमें ढर्रा बदलना है। वो कैसे बदलना है? आज भी हमारे पाठ्यक्रम में निबंध है, कक्षा 6, 7, 8 में निबंध है, और हम निबंध लिखाते हैं। क्या जरूरी है? हाँ, जरूरी बिल्कुल नहीं है, किंतु हमारे पास विकल्प होना चाहिए। विकल्प क्या हो सकता है? हम निबंध क्या लिखाते हैं? हम निबंध लिखाते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली, ईद, रक्षाबंधन, और कभी कभी ये है कि गाय पर, पोस्टमैन पर, प्रिंसिपल या टीचर पर, विद्यालय पर, मित्र पर, हिंदी या अंग्रेजी में। और ये सब के सब जितने भी हम लिखाते हैं, हमारे परिवेश से ही ये शीर्षक है। हमने अभी होली का त्योहार पिछले लॉकडाउन से जस्ट पहले मनाया था। हमें क्या करना था? होली के जस्ट बाद हमें अगले दिन बच्चों से क्लास में बात करना था कि, और एक ही दिन तो मौका मिला था बात करने का, 12 तारीख को। तो बात करना था कि कल तुम लोगों ने दिन कैसे बिताए। लोग पूरी तरह से बच्चे बता देते, चाहे वो कक्षा 3 के बच्चे हों, चाहे कक्षा 7 के बच्चे हों, क्या क्या किया और क्या क्या मजा आया उन्होंने, वो सब बता देते। हो सकता है क्रम कहीं आगे पीछे हो जाए। अब कक्षा के स्तर को ध्यान में रखते हुए हम इसमें 2-3 तरीके अपना सकते हैं। अगर कक्षा का स्तर लिखने का है तो हम उनसे कह सकते हैं कि ठीक है, तो तुम सभी लोग अपनी जो अनुभव सुनाए हो इसको अपनी कॉपी में लिख डालो। थोड़ा सा अगर सपोर्ट की आवश्यकता आप महसूस करते हैं तो आप किसी एक बच्चे से कह दे कि तुम इसको बोर्ड पे लिख दो, और दूसरा बच्चा वो क्रम को सही कर देगा, आप सपोर्ट कर दो। और नीचे की जरूरत है, नीचे की कक्षा आपकी ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता है, आप बच्चों से बात करो, वो बताते जाए। अलग अलग बच्चे अलग अलग अनुभव सुनाएंगे, उनका आत्मनेपदी होगा कि मैंने ये किया, मेरे वहां ये हुआ। उसको आप परस्मैपदी में, सार्वजनिक शब्दावली में बदल सकते हो कि ये ऐसा होता है, ऐसा हुआ। और उसको आप जैसे बताते चले, आप बोर्ड पे लिखते जाओ। अगर छोटे बच्चे कक्षा 4 के 3 के हैं तो आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। ये निबंध कक्षा 3 और 4 में तो नहीं है, लेकिन कक्षा 4 और 3 में वो दक्षता विकसित करनी है, जो दक्षता निबंध से विकसित होती है। अभिव्यक्ति की, अपनी बात को लिखित और मौखिक रूप से कहने की, देखी हुई घटना को व्यक्त करने की, अनुभवों को साझा करने की, ये है। और आपके एलओ में है, अभी मैं एलओ पे आऊंगा। तो अब उसमें आप इतना कर सकते हो कि क्रम आप बता दो कि बेटा हाँ ये तो तुमने लिखा, लेकिन ये वाक्य ऊपर होता, ये नीचे होता, ऐसे होता तो ठीक होता। तो इस तरह से आपने एक निबंध लिखा। फिर उस बच्चे को जिंदगी में वो निबंध नहीं रटना पड़ेगा, और आपने दूसरा निबंध 15 अगस्त वाला लिखा दिया, अभी आगे आएगा। बच्चों की मदद से उन्हीं की बात, उन्हीं के शब्दों में एक निबंध 15 अगस्त का तैयार हो गया। अब 15 अगस्त के आधार पर आप बात करोगे 26 जनवरी का, तो निबंध लिख लेंगे। होली के आधार पर आप रक्षाबंधन और जन्माष्टमी और विभिन्न त्योहारों पे आप बात करोगे, और उनका एक ही दिन में, एक पीरियड में निबंध तैयार हो जाएगा और निबंध लिखने का कौशल आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें ये समझना है कि किस प्रकार के निबंध में किस प्रकार की हेडिंग्स होती है। एक कक्षा 8 तक आप समझा दोगे, 7 तक समझा दोगे, बहुत कम मेहनत पड़ेगी। तब जब निबंध लिखना उनको आ जाएगा तो अलग अलग पैटर्न में वर्गीकरण करके आप उन्हें जब समझा दोगे कि किसमें महत्व और किसमें उसकी उपयोगिता की बात होती है, किसमें और कुछ प्रक्रिया की बात होती है। तो इस तरह से हम परिवेश के अध्ययन के, परिवेश के आधार पर बच्चों के अधिगम क्षमता का विस्तार कर सकते हैं। अब मैं कहूंगा कि ये तो त्योहार की बात हुई, इसी तरह बच्चा अपने मित्र के बारे में बता सकता है। मित्रता उनकी होती है और मित्र के बारे में बिल्कुल बता सकता है, 4-6 वाक्य बता सकता है कि कोई भी किसी भी लेवल का बच्चा होगा कि मेरे मित्र ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं।
अपने टीचर के बारे में घर पे वो टिप्पणियां करते हैं, आप अपने सामने उनसे बात कर सकते हो अपने दूसरे टीचर के बारे में या खुद अपने बारे में। और बच्चे से थोड़ा कठिन पड़ सकता है, लेकिन बच्चे से आप उसके बारे में भी कह सकते हो कि अपने बारे में बताओ कुछ, तुम अपनी अच्छी आदतें बताओ, क्या क्या करते हो, या सुबह उठते हो सबसे पहले दिन भर में क्या क्या करते हो, इतवार के दिन में तुमने अपने घर पे क्या क्या किया, वो पूरी चीज बता जाएगा और उसके उस एक दिन का पूरा विवरण हो जाएगा और उससे भी उसमें अपनी लिखित मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल विकसित करने का उसको आधार मिलेगा। और ये उसके परिवेश पर आधारित अध्ययन है। ये जो हम भाषा में लर्निंग आउटकम कवर कराने की बात करते हैं, इससे कवर होगा। पाठ्यक्रम पाठ नहीं है, वो दक्षताएं पाठ है, वो लर्निंग आउटकम पाठ है। अगर 2 पाठ पढ़ाने से रह गया है, लेकिन उस पाठ में जो दक्षता, जो लर्निंग आउटकम विकसित करनी थी, वो अगर उसके पहले वाले पाठ में आपने विकसित कर लिया तो उसका पाठ्यक्रम कवर है। टीवी के प्रोग्राम का पाठ अगर लास्ट में है नहीं लास्ट में, लेकिन मान लीजिए किसी कक्षा में है 7 में, लेकिन लास्ट में है अगर, और उसको पहले कवर कर लिया, टीवी के बारे में बता ले जाता है, उसका एलो कवर है। उस पाठ से संबंधित जब भी आएगा वो लिख लेगा। इस तरह से देखे हुए मेले का वर्णन, मेले पर निबंध लिखाते हैं। मेले का वर्णन करना, बच्चा जाता है मेला और दौड़ लौट के आता है, घर पे सबसे बताता है दौड़ दौड़ के कि आज मैंने ये देखा, वो देखा, ये हुआ, वो हुआ, और हमने ये लिया, वो लिया, भैया ने क्या लिया और क्या क्या मजा आया, क्या कुछ गड़बड़ बात हुई, ये सब बताता है। कक्षा 1 से भी नीचे का प्री प्राइमरी का बच्चा भी बताता है। बस जरूरत यह है कि हम उसको उसके जो परिवेशीय ज्ञान है उसको हम उसके दक्षता से जोड़ें और उसके दक्षता को लर्निंग आउटकम में ले जाके समाहित करें। हम बच्चों को कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाते हैं पर्यावरण अध्ययन में, भूगोल में, कृषि में भी, कि गेहूं की बुआई कैसे की जाती है, गन्ने की बुआई कैसे की जाती है, आलू की बुआई की विधि लिखो। ये सब हम लोग कृषि में रट के याद करते थे और ये सब का सब बच्चा जानता ही नहीं, करता भी है। वो गांव के परिवेश में सारे काम करता है और कभी पूछ लीजिए बता देगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो नहीं बताएगा कि मेरे यहाँ आलू बोया गया था और ऐसे हुआ था, वो बताएगा हमने भी किया था। अगर वो कोई बदमाशी किया होगा तो कोई आलू ज्यादा नीचे जानबूझ के गाड़ दिया होगा तो वो भी बता देगा कि हमने आलू नीचे गाड़ दिया था, आप देखते हैं जमता है कि नहीं। और ये उसका परिवेशी अनुभव है। और वो आलू अगर नहीं जमेगा तो उसको एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा कि ज्यादा गहरे बोने पर भी मतलब पर नहीं जमते, आलू नहीं जमता है। तो बच्चे छोटी छोटी चीजों को ले जाकर कहीं गमले में, कहीं मिट्टी में गाड़ते हैं, लौकी का बीज बोते हैं, ये सब करते रहते हैं। उसको आप पूछ लीजिए कैसे कैसे किया तुमने, वो बता देगा। और इस तरह से उसकी व्यक्ति की क्षमता ही नहीं विकसित होगी, उसका कृषि संबंधी ज्ञान ही नहीं विकसित होगा, प्रक्रिया पर बात करना आ जाएगा। तो पूरी प्रक्रिया समझा देगा तो उन बच्चों को आ जाएगा जो समझा रहे हैं, और उन बच्चों को भी आ जाएगा जो अभी नहीं समझाए, नहीं बोले, मौका नहीं मिला, उनको लगेगा हाँ हमारे यहाँ भी तो ऐसे होता है। अगर हमारे यहाँ भी ऐसे होता है तो हम भी तो बता तो सकते थे। पहले उनको संकोच था, हम शायद मना कर देता, जी हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक बच्चा बता लेगा तो दूसरा भी लगेगा हम भी बता ले जाएंगे। तो इस तरह से ये परिवेश की चीजें हैं और परिवेश की चीजों का हम इस्तेमाल अपनी कक्षा शिक्षण में कैसे कर सकते हैं। आप देख लीजिए कक्षाओं में कहानी के पाठ, कक्षा 1, 2, 3, 4 में तो ज्यादा हैं कहानी के पाठ। अब वो जो कहानी के पाठ हैं, वो पाठ कहीं ना कहीं उनके गांव में जो उन्होंने कहानी सुनी है उससे जुड़ती है। टपका का डर, टपका वाली कहानी अगर नहीं सुनी है तो कोई दूसरी बाघ वाली सुनी होगी, बाघ और चूहे वाली सुनी होगी, शेर सियार वाली सुनी होगी। इस तरह से विभिन्न जानवरों की, बंदर वाली सुनी होगी, तो उनकी कहानियां सुनी होंगी और उनसे वो जोड़ेगा। हो सकता है उसके गांव में कभी सियार आ गया हो, अगर जंगल किनारे गांव हो बाघ ही आ गया हो, या बाघ को कह के कभी किसी ने डरवा भी दिया हो, तो वो बता देगा कि हाँ हमने, या चिड़ियाघर में बाघ देखा होगा तो बता देगा कि हमने वहां देखा था, ऐसे ऐसे बाघ होता, ऐसे चलता, ऐसे बोलता है। उस कहानी को सुनते हुए सुनाते हुए अपनी टिप्पणियां देता चलेगा। तो ये उसकी जी सर 1 मिनट आपको रोकना पड़ रहा है, हमारे साथ बीएसए सर हैं। सर 5 मिनट सर आप
जरा रुक जाएं। जैसे सर अगर आप सुन रहे हो तो स्वागत है, आपका स्वागत है सर। आदरणीय बीएसए साहब का स्वागत है, जिनके नेतृत्व में जनपद में इतनी बढ़िया कार्यशाला चल रही है। बीएसए सर अगर आप सुन पा रहे हो सर। लग रहा है सर की तरफ आवाज नहीं जा रही है। सर कनेक्टेड तो दिख रहे हैं। ट्राई कर लीजिए, थोड़ा ट्राई कर लीजिए। मौसम भी खराब होगा, इसका भी असर हो सकता है। थोड़ा ट्राई कर ले, इंतजार कर लेते हैं। सर बीएसए सर अगर हम लोग को सुन पा रहे हैं तो सर का माइक ऑफ है अभी। सूर्या, हाँ, मुझे लगा सर लिफ्ट हो गए हैं। सूर्या जी, आप जो है कार्यक्रम चलने दीजिए। बीएसए साहब ने कहा है कि कार्यक्रम चलने दीजिए, हम समय ले लेंगे। ठीक है, आप चलने दीजिए। जी सर, ओके सर। आप सर कंटिन्यू करिए। सर आप प्लीज कंटिन्यू रखिए। इट मीन्स बीएसए साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस सत्र को बीच में रोकना नहीं चाहिए, और इसके साथ साथ वो बहुत बिजी भी रहते हैं, बिजी होंगे तो अपने समय को थोड़ा सा एडजस्ट करके आ जाएंगे। तो मैं चल रहा हूँ। अच्छा, क्या लक्ष्मी शुक्ला जी जुड़ चुकी हैं? जुड़ चुकी है सर, जुड़ जी, लक्ष्मी जी का स्वागत है। मैं पिछड़ जाऊंगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर लक्ष्मी शुक्ला जी, बरेली। चलिए, मौसम तो खराब ही है। आज जब बेचारे सूर्य प्रभावित हैं, ग्रहण लगा हुआ, उसके ऊपर से पानी बरस रहा है, तो नेटवर्क को क्या कहें। जी, मैं बात जारी रखूं? जी सर, जारी रखिए आप। हाँ सर, आप कंटिन्यू करिए। जी 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 जी, ठीक है। ये तो परिवेश से जोड़ने की बात है। इस कई कहानियों के पाठ हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक, और उन कहानियों के पाठों को आप जहां भी वो पाठ हैं उनको जरूर उनके बच्चों के अनुभव से जोड़ें। और कहानी को के पाठ को निबंध की पाठ की तरह नहीं पढ़ाया जाता है। कहानी के पाठ में आप उससे संबंधित मिलती जुलती या वही कहानी एक बार सुना दीजिए, उसके बाद तब पाठ को पढ़ाइए, फिर भाषा का काम शुरू होगा। कहानी के पाठों में व्याकरण के अंशों पर महत्व नहीं दिया जाता है। उस कहानी की समझ, बच्चों के कहानी को समझने, सुनकर उसको फिर से सुनाने की कला विकसित करने के लिए कहानी के पाठ दिए जाते हैं। वो उनकी अभिव्यक्ति कौशल का होता है। तो कहानी, और उसी कहानी को एक बार 2 बार बच्चों से, विभिन्न बच्चों से सुनने की कोशिश करें, उनको मौके दें। इससे उनके अपने अनुभव होंगे। कभी कभी ऐसा भी होगा, आप पाठ में जो कहानी है, आपने जो कहानी सुनाई, बच्चा बोल देगा, अरे मेरे यहाँ तो बाघ वाली दूसरी कहानी थी। गांव की बहुत अच्छी मजेदार कहानियां होती हैं। कोई वो लकड़ सुंगुआ होता है, कोई पूछुखार होता है, कोई गर्दन तोड़ होता है, पता नहीं क्या क्या ऐसे जानवरों की कहानियां बच्चे अपने आप से शीर्षक रख लेते हैं कहानी की घटनाओं के आधार पर। तो उनको पूरे मौके दिए जाएं कि वो अपनी कहानी जरूर सुनाएं। आपका पाठ चाहे जब पूरा हो, 10 दिन में पूरा होगा। 20 से 30 पाठ प्राइमरी स्तर पर होते हैं, और पढ़ाने के लिए मौके 200 दिन होते हैं। एक पाठ 10 दिन में औसतन आप खत्म करते हैं। 1 हफ्ते से कम में कोई भी पाठ खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे वो कविता का ही हो। उसके लिए क्या है, आप प्लान बनाइए और बच्चों को विभिन्न छोटी छोटी गतिविधियों में इन्वॉल्व करिए। तो जो तमाम अभ्यास के, अगर 8 दिन पांडे सर से अनुरोध है, जुड़ गए हैं, 5 मिनट आपको मैं रोकूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, स्वागत है सर। सर मेरी बात सुन रहे हैं सर? बीएसए साहब मेरी बात सुन रहे हैं सर? हाँ चलिए आलोक, काफी लेट हुआ। हाँ नहीं आपकी आवाज सुन रहा हूँ, और अभी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं अपनी हमारी पूरी टीम को, और थोड़ा सा विलम्ब हुआ हमें, आपका 2 बार फोन आया। आलोक, अभी मैं पांडे जी को भी थोड़ा सा सुन रहा था, फिर बाद में डिस्कनेक्ट हो गया। और जिस तरह से पांडे जी का जो आशीर्वाद भी चाहिए। नहीं वो तो मैं देख रहा था, पांडे जी का काफी कुछ जो उद्बोधन है और जो बात कर रहे थे,
तो ये निश्चित है कि भाई जो करके सीखने में होता है, होता क्या है कि एक बार मैं स्टेट की तरफ से NIRD गया था, तो सर्वप्रथम जो हम बच्चे को दे रहे हैं, हम एक ग्रुप में बांट करके और जो चीज कह रहे हैं या बता रहे हैं उन्हीं से हम 4-4, 5-5 में ग्रुप बांट करके, और हम अगर उनसे ही वो चीज लें तो इतने आंसर्स उसमें निकलेंगे कि हर बच्चा अपने आप को कि देखिए हमारे ग्रुप ने ये किया। तो पांडे जी का काफी अच्छा चल रहा था और हमारी पूरी टीम का भी, और आलोक काफी लेट हुआ, मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया समय से और रहूंगा। हम चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे कि जिस तरह हमारे जनपद के लोग काफी कुछ अच्छा कर रहे हैं, अभी हमने मैसेज भी दिया था काफी कुछ, सभी हमारे जितने भी SRG, और अभी इसमें आपके इस कार्यक्रम में शायद लक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई हैं, KRP त्रिपाठी जी भी हैं, और जय हिंद वर्मा जी तो हमसे मुलाकात हो तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो सभी में अवश्य जुड़े रहते हैं, और कमलेश वर्मा जी भी हैं। तो खैर ये सब लोगों का जितना भी देखिए, हम लोगों का जो अभी सेट की बात करें, फर्स्ट की या सेकंड की बात करें, तो इम्प्रूवमेंट जिस हिसाब से जैसे 58% था और 62% सेकंड में हुआ, तो अपने जनपद भी की पोजीशन जिस तरह थी, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस पे सोचना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे डीजी साहब और हम लोग जिस तरह से आगे अपने आप को, देखिए हम, यही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे सभी लोगों के साथ अभी नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ हो रहा है। अभी कई चीजें हैं, काफी कुछ समस्याएं भी हैं, और आप लोगों को काफी कुछ इसमें काफी जैसे बेसिक एजुकेशन में कहा जाए तो जितना पेशेंस हमारे अपने परिवार के सदस्यों का होता है, हमारे अध्यापकों का होता है, तो हमें नहीं लगता है कि इतना किसी अन्य के पास हो। चूंकि कक्षा 1 के बच्चों को जिस तरह से जो माँ बाप भी नहीं सिखा पाते हैं, हमारे वो शिक्षक उनको उस तरह एक ढालते हैं, तो सबका योगदान बहुत अच्छा है और हम चाहेंगे, अपेक्षा करेंगे। लेकिन आलोक, जो जिस हिसाब से आपने अपने विकास खंड को जिस प्रेरक ब्लॉक में अगर बनाने के आपने दावा किया है पंचम उसमें, तो मैं चाहूंगा कि 5वें स्थान से, देखो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ प्रेरणा मिशन प्रेरणा की शुरुआत देवा ब्लॉक से हुई आलोक। तो हम चाहेंगे कि आलोक 5वें से और पहले अपने को इतना कॉन्फिडेंस सब में होना चाहिए जिस तरीके से, और हम चाहें, अपेक्षा भी कर रहे हैं, हमारे आपके विकास खंड के सभी अध्यापक भी आपके साथ हैं, तो कोशिश करिए कि 5वें से और नीचे पहले आइए। आप क्यों अपने आप को इतना पीछे लेके गए? नहीं, 15 ब्लॉक में अगर देवा विकास खंड हमारा 13वें 14वें स्थान पे आए तो ये तो अच्छा थोड़े लगेगा। डीजी सर एक दिन कह रहे थे बताओ, जिस विकास खंड से हमने शुरुआत की उसी विकास खंड ने 5वें चरण में अपने को घोषित किया है। तो कोशिश करो, और आपके साथ आपकी टीम बहुत अच्छी है, और हम चाहेंगे कि सभी लोगों का सहयोग। देखिए, जब भी हमारे इस पूरे परिवार को अपने मुखिया की आवश्यकता हो तो हम उनके साथ हैं। अभी काफी कुछ कार्य है इन लोगों के साथ, हमारे जितने भी अध्यापक जुड़े हुए हैं, जो हेड टीचर्स हैं, उनके लिए भी बहुत एक चैलेंजिंग समय जिस तरह प्रदेश और पूरे हमारे देश के लिए है, उसी तरह अभी आपको 76 देश का जो नियम का भी दिया जाना है, उसके बारे में भी आपने काफी कुछ लोगों को बता दिया होगा। और देखिए, हम चाहेंगे अभी हमारा जो पुरस्कार का है उसकी भी लास्ट डेट है आलोक, तो अपने सभी जितने भी शिक्षक हैं सभी को कन्विंस कर दो कि ये लोग जो है, जो भी उस लेवल के हैं, अपने ऑनलाइन फार्म अवश्य डालें। ठीक है, हो या ना हो अलग बात है, बट आपके विकास खंड में कई ऐसे अध्यापक हैं, कई शिक्षक हैं कि जिनको उस लेवल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि आपके साथ इतने अच्छे अच्छे योग्य लोग जुड़े हुए हैं, तो हम उनको सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। अब आपने हमसे कहा तो हमने सोचा चलो भाई आलोक कहेंगे कि देखिए साहब नहीं हमारे साथ जुड़े, और कहीं नाराज तो नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
और हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जब भी हमें हमारी आवश्यकता हो हमारी पूरी टीम को, तो हम उनके साथ हैं। जिस तरह हमारे वरिष्ठ अधिकारी हम लोगों की हर चीज मानते हैं और कहते हैं, सोचते हैं। एक बार और अभी स्कूल खुल रहा है, सभी अध्यापकों को आना भी है, मैं पत्र जारी कर रहा हूँ, तो एक बार देख लेना थोड़ा सा जिस तरह हमारी छात्र संख्या है उस हिसाब से हमें लगता है कि इस बार हमारी छात्र संख्या भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और देखिए सब चीज है हमारा। अभी आप देखिए जिस तरह पांडे जी बात कर रहे थे, तो हम सर्वप्रथम तो अगर जो चीज हम दे रहे हैं बच्चे को, तो हमें ये असेसमेंट खुद करना होगा कि बच्चा वो चीज अगर नहीं कर पा रहा है तो क्यों। देखिए हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं है, बट हम जो दे रहे हैं उसके अनुसार वो उसको ले रहा है नहीं ले रहा। तो ये जो हमारा आधारशिला और ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह है, तो अगर देखा जाए तो हमारा फाउंडेशन आधार कितनी टेक्निक है हमारे आधारशिला में। और अगर हम 1 और 3 क्लास के बच्चों को अगर हम वो किए देखें, तो उसके बाद हम 4-5 में हम उनको ये देख पाएंगे, हम उनके रेमेडियल कैसे हम पहचानेंगे। तो ये जो करके सीखने वाली बात है, तो ये बहुत मायने रखता है। और जैसे पांडे जी ने कहा कि भाई बच्चा ये कर रहा है तो दूसरे के भी मन में आएगा कि हम क्यों नहीं कर सकते। तो निश्चित है कि हर बच्चे के अंदर एक भावना होती है और वो उतनी क्षमता होती है। देखिए बच्चा तो है, उसको जिस तरह आप ढालोगे, जैसे आप किसी पौधे को लगाएंगे, छोटे पौधे को तो आप चाहेंगे जिधर चाहेंगे उसको आप उस तरह उसका विकास हो सकता है। अगर उसका वो एकदम कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो फिर वो सीख नहीं सकता। तो एक ब्लैकबोर्ड, प्लेन ब्लैकबोर्ड की तरह वो बच्चा है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। और आलोक देखिए अभी एक योजना चल रही है जिससे हमारे काफी लोग उससे लाभान्वित होंगे। आपके हमारे सरकारी बेसिक स्कूलों के बच्चे, और वो श्रम विभाग से संबंधित है, बाल श्रमिक विद्याधन योजना। तो हम चाहेंगे अपना सभी को कन्विंस कर दीजिएगा। और एक तो जो दीक्षायत की बात है, तो उस पर भी थोड़ा सा खाली डाउनलोड करने की नहीं है, उसका भी प्रयोग करें। देखिए अभी किताबें पहुंच रही हैं आप लोगों के पास, उसको भी संभवतः सरकार का जो निर्देश होगा, हो सकता है पेरेंट्स के घर पे देना पड़ जाए हम लोगों को। तो भी हमारे साथ एक बात जुड़ी हुई है, फूड ग्रेन की बात है, तो वो भी देना है। सब बच्चों काफी कुछ काम है। उसके साथ साथ ये बाल श्रमिक विद्या योजना जो चल रही है, तो उसके लिए भी आप देखिएगा कि उसकी बहुत अच्छी योजना है। 1000 बच्चे को प्रतिमाह मिलेगा जो बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन लेगा, और 1200 लड़कियों को मिलेगा। पात्रता है कि जिसके माता पिता ना हो, माता पिता विहीन बालक जो हो या बालिका, तो अगर 2-3 बालक या 2-3 बच्चे हैं तब नेटवर्क उनकी भी है। और जिस परिवार में महिला मुखिया हो, तो महिला मुखिया हो उसका भी। और ऐसे माँ बाप जो असाध्य रोग से ग्रसित हो और भूमिहीन परिवार, तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। सरकार की योजना जो है ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और लगता है जैसे 3,42,000 बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में इनरोल्ड हैं और नामांकित हैं, तो इस संख्या भी बढ़ेगी। और हमें लगता है कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे पर अध्ययनरत हैं वो इसका फायदा उठाएंगे। तो इस पे भी ध्यान देने की बात है। और चयन जो होगा वो श्रम विभाग से होगा और ग्राम पंचायत से, स्थानीय निकाय और एसएमसी से। तो ये सभी को भी थोड़ा कन्विंस कर देना। जी जी
और जो ये आपको पता होगा, अभी हमने MDM के बारे में भी जो कहा है, प्राइमरी का तो फूड ग्रेन और उसका तो 7 प्राइमरी में 7.60 kg है और अपर प्राइमरी में 11.40 kg है। तो इसको भी देना है, अपना मिलान कर लीजिएगा। और समय बहुत कम है आलोक, और कोशिश करिए हमारी अपने सभी इस जो भी हमारे परिवार के सदस्य सब जुड़े हुए हैं, SRG, ARP और KRP, सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं अपेक्षा करूंगा, मैं रहूंगा आपके साथ, आपका सेशन चलता रहे। और जिस तरह की हम बताएं आपको, हमने कभी नहीं सोचा था कि बेसिक शिक्षा में भी यह स्थिति होगी या इस तरह हम अपने आप को या हम लोग खड़े होकर गर्व से कहेंगे कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता है तो उससे भी हम कहीं पीछे नहीं है। तो उसी की ये प्रणीत है। और स्कूल खुलने से पहले हम अपने सभी शिक्षकों से अनुरोध करेंगे कि 14 पैरामीटर्स के लिए आपके पास कॉल आ रही होंगी, उसका विद्यालयवार एक डाटा है, तो देख लीजिए। जैसे आजकल देख रहे हो आप कि जिस तरह पोजीशन है कि हैंड वॉश, मल्टीपल हैंड वॉश होना चाहिए। हम आप आ रहे हैं, इस समय जिस तरह स्थिति दिन प्रतिदिन हो रही है, तो उसमें भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। और ये कोशिश करिए, अगर टॉयलेट की बात, जो 14 पैरामीटर्स हैं उसमें बहुत पैसा नहीं लगना है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि अगर आपका समन्वय हमारे हेड टीचर का और सेक्रेटरी का, प्रधान का होगा तो ये हो जाएगा। तो विद्यालयवार एक आप अपना प्लान बना लीजिएगा कि स्कूल में मेरे यहाँ बच्चे जब आए तो वो सब चीज हो। और जहाँ सैनिटाइजर, आप देखिए कि कहीं आपके यहाँ जो क्वारंटाइन, एजुकेशन क्वारंटाइन रहा हो, तो उसके लिए भी मैं जिला प्रशासन से बात कर रहा हूँ। भाई हम आप देखिए कि कहीं अगर बाहर कहीं घूमने चले जाते हैं ना, तो घर में आते हैं तो जितने कमरे हैं खूब बढ़िया से साफ सूफ अपना डस्टिंग करते हैं, जितने बेडशीट है सब चेंज करते हैं। तो उसी तरीके से भाई देखिए कि अभी बरसात शुरू हो रहा है, छत ऊपर तमाम गंदगी होगी, पत्तियां होंगी, ड्रेन पाइप भी का होगा। तो ये सब चीजें देखिए, लास्ट ईयर हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि हम लोग 25 मई जून से विद्यालय खोल दिए थे। तो ऐसे सभी लोगों को, अभी शिक्षकों को आना 1 जुलाई से ही, उसके पहले ही आना अनिवार्य है। अभी हमारी बात हो रही है, तो देख लीजिएगा कि कल को कहीं कोई ऐसी बात ना हो, कोई ऐसे जर्जर भवन हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वहाँ बच्चों को भी नहीं, किसी भी दशा में वहाँ नहीं बैठाइएगा। और क्या कहें, बहुत अच्छा है, पांडे जी का कार्यक्रम चलता रहे। हम चाहेंगे कि हमारे SRG जी लक्ष्मी मिश्रा जी को भी मैं सुनना चाहूंगा। और जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी को कुछ अच्छा, ये लोग एक्सपर्ट है। हम लोग तो एक फाइलों, हम लोग क्या करते हैं ना, BSSR डिस्कनेक्ट हो गया है। हाँ, पांडे जी से अनुरोध है, रघुनाथ पांडे जी से अनुरोध है कि अब वो अपना वक्तव्य जारी रखें। और हमें जी सर, बिल्कुल सर। सर, जिस तरह से बाराबंकी में ब्लॉक स्तर पे वेबिनार शुरू हो चुका है, मुझे पूरा भरोसा है कि यूपी में सबसे पहले बाराबंकी और आपका ब्लॉक ही स्थान हासिल करेगा, क्योंकि मैं संख्या भी देख रहा हूँ, 100 से ऊपर संख्या है, चल रही है। तो टीचर भी तत्पर हैं निश्चित रूप से। और अभी ललिता प्रदीप मैडम ने तारीफ भी की है मुझसे व्यक्तिगत बात में, जिस तरह से आपने उनको आमंत्रित किया। और वो बहुत बिजी थी उस दिन, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आपके लिए समय निकाला था। तो हम आगे बढ़े सर। BSS साहब शायद नेट ने उनको प्रभावित कर लिया है और वो शायद जाना भी चाह रहे थे।
तो मैं विषयवार कुछ उदाहरण दे के जी सर। और मैं डॉक्टर लक्ष्मी शुक्ला जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, या आप जैसा भी व्यवस्था बनाए होंगे, मैं 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा लूंगा। तो अब मैं देख रहा हूं कि इंग्लिश में आ जाता हूं सीधे। इंग्लिश में परिवेश के माध्यम से अध्ययन कराना कठिन लगता है, लेकिन तब जब हम एक क्वालिटी पे जाते हैं कि किसी दूसरी भाषा का अध्ययन उसके अप्रोच के साथ हो सकता है, दूसरी उस भाषा से जुड़ाव से हो सकता है। और जुड़ाव में हम क्या ले सकते हैं? जुड़ाव में सबसे ज्यादा मददगार होता है जो परिवेश की वस्तुएं हैं उनके नाम से। आप पेन पेंसिल से लेकर टीवी, मोबाइल, कॉपी, बैग, रोड, आज तमाम चीजें हैं घर के अंदर, तमाम सारी चीजें हैं, कप है, प्लेट है, स्पून है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे लिए हमारे प्रचलन में आ गई, हमारे परिवेश की चीजें हैं, लेकिन उनका नाम अंग्रेजी में है। अब केवल स्पेलिंग समझाने की जरूरत है या बच्चे को ये बताने की जरूरत है कि जो तुम बोल रहे हो वो अंग्रेजी का शब्द है। और जिस दिन वो जान गया कि अंग्रेजी का शब्द है, उसके पास अंग्रेजी के 10, 20, 50 शब्द आ गए और तब उसको अंग्रेजी कठिन नहीं लगेगी। तो ये परिवेश से जोड़ने का फायदा होता है। एक अनपढ़ आदमी भी था, मेरे गुरुजी से उसने कहा कि बरतिया तो नेरे आ गई है। अब गुरुजी ने कहा, हमसे कहा कि देखिए, मैं छात्र था, उन्होंने कहा कि देखिए ये पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ये 3 भाषा बोल रहा है, ये हिंदी भी बोल रहा है, अंग्रेजी भी बोल रहा है और संस्कृत भी बोल रहा है। ये शब्द तीनों भाषाओं में, और अवधी भी बोल रहा है और मैथिली भी बोल रहा है। तो इस तरह से पहचान की जरूरत है, बच्चा जाने कि हम जान सकते हैं और हम जानते भी हैं। भूगोल में देखिए, हमारी एक दिक्कत है कि हम साइंस और भूगोल को बहुत हाई फाई करके पढ़ाते हैं, फार्मूले रटवाते हैं। हम विश्व का नक्शा बनाना सिखाते हैं, भारत का नक्शा बनाना सिखाते हैं, विश्व का अध्ययन कराते हैं, लेकिन हमको या हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि किसी राही को रास्ता कैसे बताया जाए। वो तो कह देते हैं सीधे चले जाओ। एक राही जी नाम के थे ही, उन्होंने उदाहरण दिया था कि मैं लंदन में गया था, मैंने रास्ता पूछा तो उन्होंने बताया कि इतने कदम लगभग इधर जाइए, इतने मीटर उधर जाइए, फिर अंडरपास क्रॉस कीजिए, फिर लेफ्ट होइएगा, फिर वो इस कलर का पिलर मिलेगा, फिर वहां से फिर राइट होइएगा और फिर इस कलर की बिल्डिंग मिलेगी, वो आपकी जगह है। और इंडिया में जब मैंने पूछा अपना देश है, तो सबने ये कहा कि आगे चले जाओ सीधे। तो क्यों? हमारे पास वो कौशल नहीं विकसित हो पाया है कि हम बताएं। हम कक्षा 3 से शुरू कर सकते हैं बच्चे को नजरी नक्शा की समझ। और नजरी नक्शा कहाँ से होता है? जब हम उससे कहते हैं कि तुम मेरी अलमारी के में फला स्तर पर फला साइड में एक किताब रखी हुई है, जाके निकाल लाओ। वहीं से नजरी नक्शा शुरू हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास कराने की जरूरत है, थोड़ा सा जुड़ाव की जरूरत है, और भी नक्शे बनवाने की जरूरत भी होगी। कागज पे को बताया कि हम कैसे कैसे गए थे, घर से स्कूल के गए, रास्ते में किधर मुड़े, किधर गए, ये कागज बना देगा बिना माप के। तो ये अभ्यास हम कराएंगे, तो इस तरह से धीरे धीरे उसमें नक्शा का अभ्यास हो जाएगा, फिर उसको भूगोल आ जाएगा। वर्ल्ड भूगोल नहीं आए कोई बात नहीं, अपने परिवेश का भूगोल तो आ जाएगा, अपने गांव, मोहल्ले, कस्बे और जिले का भूगोल तो आ जाएगा, और वो तो बाकी आगे वाला तो आ ही जाएगा, जो किताब में है। इतिहास हम पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, सन याद कराते हैं और लाल किले के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे गांव की जो पुरानी बिल्डिंग है उसके बारे में नहीं बताते। गांव की जो पुरानी बिल्डिंग है या उसकी अपनी ही पुरानी बिल्डिंग हो बाय द वे, तो उसके बारे में नहीं, जबकि कक्षा 6 का पहला पाठ ही है कि कैसे पता करें कि क्या हुआ था। वो परिवेश है, वो पाषाण काल का अध्ययन बाद में है। पहले यही है कि कैसे पता करें क्या हुआ था। किसी भी चीज का, कोई पेड़ लगा है, पुराना पेड़, उसके बारे में बच्चे के अंदर जिज्ञासा होती होगी, हम जगा दें कि इस पेड़ को कब लगाया, किसने लगाया, कितने दिन हो गए, या ये मकान था
इस मकान की आयु क्या हो सकती है, कब बनाया था, उस समय की ईंटें क्या होती रही होंगी, उस समय की मिट्टी के मकान होते थे या किस तरह के मकान होते थे, आज के मकान कैसे होते हैं, आज के मकान की डिजाइन क्या होती है, ये सब बच्चे तुलना करते हुए, ये बोध और समझ की बात है, तुलना करते हुए बच्चों के साथ बात करेंगे आप, उनकी समझ विकसित होगी और उसके बाद बच्चों में अपने आप आ जाएगा, वो स्वयं प्रोजेक्ट अपने बनाने लगेंगे और करने लगेंगे। समय लगेगा, साल 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन कोई इतनी जल्दी भी नहीं है कि हमें 2 महीने में 1 महीने में सब कुछ उसको सिखा दें। बस वो चलना उसको आ जाए, उसके अंदर चलने की जिज्ञासा पैदा हो गई, इच्छा पैदा हो गई, फिर हमारा काम खत्म। हम बच्चे को पढ़ाते हैं, ये हमारी गलती होती है। हम बच्चे को पढ़ने के मौके दें, हम बच्चे को पढ़ने के लिए प्रेरित करें और उसके साथ साथ रहें। ये है विज्ञान में प्रयोग, लैब में प्रयोग होता है, लेकिन लैब आउट ऑफ द लैब हम लोगों ने एक सिद्धांत विकसित किया था, लैब आउट ऑफ द लैब। कई साल हो गए, हम लोगों अपने व्यक्तिगत ग्रुप में था, जिसमें इसी मंडली के ज्यादातर लोग थे। क्या जरूरी कि विद्यालय में प्रयोगशाला नहीं है तो बच्चा प्रयोग नहीं कर सकता? अरे बच्चा घर पे रोज प्रयोग करता है। जब पानी में नलकी डाल के वो पानी गिराता है तो उसका प्रयोग नहीं है। जब वो घर पे जमीन पे फर्श पे एक गिलास पानी गिरा देता है और पानी बहती हुई जा रहा है किसी साइड में, फिर वहां से वो उसकी दिशा बनाता है पैर के अंगूठे से, ये उसका प्रयोग नहीं है। जब बहते हुए पानी में कागज की नाव डालता है तो ये उसका प्रयोग नहीं है, उसका प्रयोग है नाव कागज की बहते उधर क्यों जा रही है या कागज की नाव गल क्यों जा रही है। ये इस पे सवाल होना चाहिए बच्चों से, और बच्चों को स्वयं सवाल करने के लिए हम तैयार करें। ये हमारा विज्ञान है और बच्चा तमाम चीजों पे सवाल करता है। बच्चा, छोटा बच्चा जितना छोटा होता है उतने ज्यादा सवाल करता है, और वो उसकी वैज्ञानिक दृष्टि है, वो ज्यादा पूछता है क्यों, क्योंकि लड़की वाला पार्ट दिया गया, इसीलिए दिया गया है कि हम ध्यान रखें कि बच्चे सवाल ज्यादा करते हैं, बस उनको सवाल के मौके दें, उनके सवाल के जवाब उनको मिलने चाहिए, कुछ सीधे जवाब, कुछ उनको संकेत देकर, ताकि वो सोचें और ढूंढें। हमारे पाठ में, किताबों में जितने भी पाठ दिए गए हैं, कोशिश की गई है कि ये परिवेश से जुड़े हुए पाठ हों, चाहे भाषा का हो, चाहे गणित का हो, चाहे विज्ञान का हो। गणित में जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सब परिवेश के उदाहरण दिए गए हैं, हमें उनको समझने की जरूरत है। और इसके साथ साथ ये भी दिया गया है कि अब वो जमाना गया जब 40 रुपए या 200 रुपए की भैंस खरीदी जाती थी। इसीलिए पाठों का पुनरीक्षण होता है, 2-3 सालों पे एक बार जरूर होता है कि उसको दुरुस्त करें। अब वो 200 रुपए की भैंस नहीं मिलेगी। अब के पाठ में अगर दे दिया जाए, बच्चे हम लोग पढ़ते तब ऐसे होता था, 40 रुपए की साइकिल मिलती थी। 40 रुपए की साइकिल नहीं होती थी, लेकिन हमने पाठ में ही पढ़ा 40 रुपए की साइकिल थी। तब साइकिल 200-300 की होती थी। तो पाठों को भी परिवेश से जोड़ने की जरूरत है, और कोशिश की गई है बस हम बच्चे में समझ बनाएं कि ये चीज तुम्हारे यहाँ है, और जो तुम्हारे यहाँ वैसे ही है। गणित है, गणित में हम जोड़ घटाव गुणा भाग लगवाते हैं और उसमें हासिल नहीं कर पाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन बच्चा जब दुकान पे जाता है, गांव के 50 की नोट लेके जाता है और 21 रुपए का सौदा लाता है और 29 रुपए वापस भी ले आता है, और दुकान वाला अगर कहीं भूल चूक कर दिया तो बच्चा उसको सही भी करा लेता है। ये 7-8 साल 6 साल का बच्चा ऐसा कर लेता है। तो बस अब ये अगर दुकान रुपए गिनकर दुकान से वो अपनी गणित लगा ले रहा है तो हम उसको कक्षा में भी करा सकते हैं। इस तरह से हम उसको परिवेश से जोड़ें, उसके अनुभव से जोड़ें, और हम कागज के नकली TLM नकली नोट से, कागज के बनाए हुए नकली नोट की, जाली नोट की बात नहीं कर रहा हूँ। कागज के टुकड़े से बच्चे वो नोट बना लेते हैं, उसको मान लेते हैं ये 10 की नोट है, 5 की नोट है। तो उस तरह से हम वो कराए लेन देन और बच्चे को गणित आ जाएगी। ये परिवेश से जोड़ने की बात है। पहाड़ा आता है नहीं आता कोई बात नहीं, पहाड़ा रटने से कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा पहाड़ा रटकर ही वैज्ञानिक बने होंगे। लेकिन बिना पहाड़े के भी गणित हो सकती है, बिना पहाड़े के भी विज्ञान हो सकता है, बस उसकी समझ है, वो गुणा बढ़ाता चला जाए, बस वही पहाड़ा है। गतिविधियां, जितनी भी गतिविधियां दी जाएं वो परिवेश से जोड़कर कराई जाएं, तभी बच्चे के समझ में आएगा। और बहुत कुछ गतिविधियां हैं भी, कुछ प्रचलित हैं, कुछ मशहूर हैं, कुछ रोचक गतिविधियां हो सकती हैं। जैसे मैं पसंद करता हूं कि सबकी कहानी। बच्चे कल्पनाशील होते हैं, कल्पना करके तमाम चीजें करते रहते हैं। हम एक गतिविधि करा देंगे, बस सबकी कहानी, उनको कहानी बनानी आ जाएगी।
और हम कहेंगे, हम अगर हमको कहा जाए कि आप कहानी लिख दीजिए तो मैं कहूँगा मैं कहानीकार नहीं हूँ। बच्चे बना लेते हैं, लेकिन बस कहानी उनकी क्या होगी, उनकी कहानी उनके जो खिलौने हैं उनके साथ होगी। तो उनको ऐसे ही मौके मिले, कल्पना करने दीजिए मैं कौन हूँ गतिविधि है, उससे उनके परिवेश के माध्यम से ही विज्ञान का एक सिद्धांत निकल आता है और भाषा का विकास भी हो जाता है। पानी और बर्फ, ठोस द्रव गैस। इसी तरह से चित्र के पाठों से कहानियों पे काम दिया जा सकता है। उन बच्चे कहानी बनाते हैं चित्र को देखकर, हम उनको काम दे देंगे, वो भाषा सीख लेंगे। और भी टीएलएम की बात करूंगा। टीएलएम सब के सब परिवेश के होने चाहिए। टीएलएम वैसे 3 प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो वो जो खरीदे गए, दूसरे वो जो बनाए गए हैं, तीसरे वो जो जुटाए गए हैं। जो जुटाए गए हैं, वो जो बनाए गए हैं, वो ज्यादा समझ बनाने वाले होते हैं और ये सब के सब परिवेशी होते हैं। जो खरीदे गए होते हैं वो परिवेश के नहीं होते हैं, उनको परिवेश का मान भले लीजिए। तो जो भी आएगा किसी कंपनी का बना हुआ होगा। ग्लोब आप ले आओगे, जार बीकर ले आओगे, लेकिन जार बीकर आप वहां से लाओगे किसी कंपनी का बना हुआ, और यहाँ गिलास और कप से आप जार बीकर बना सकते हो। पुरानी पेन के टुकड़े से आप बना सकते हो नली। तो इस तरह से बच्चों को हम मौके देंगे और उनको परिवेशीय टीएलएम के माध्यम से समझ बनाने की कोशिश करेंगे तो होगा। कुछ उदाहरण मैं अपने उससे दूंगा, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल से दूंगा। उसमें परिशिष्ट में जाना होगा। परिशिष्ट में शिक्षण योजनाएं दी गई हैं। मेरा संभवतः ये आखिरी होगा। परिशिष्ट में जो शिक्षण योजनाएं दी गई हैं, आप देखिए उन योजनाओं में कैसे कैसे परिवेश के माध्यम से समझ बनाने की कोशिश की गई है। हिंदी कक्षा 2 में पास पड़ोस का पाठ है। इसमें एलो तो बातचीत और प्रश्न तथा अनुभव साझा करने से संबंधित है, और गतिविधियां भी ऐसे दी गई। उसमें सीधे जो देखा चित्र में उस पे बात करता है बच्चा, और हमारा एलो है कि देखे हुए चित्र पर बात कर लेता है। बच्चा चित्र को पढ़ते हुए चित्र में दिए गए शब्दों को पहचान लेता है, सवाल करता है अपने साथियों से, ये कैसे है, ये वहां क्यों गए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इधर क्यों जा रहे हैं, उधर कौन कौन जुटा हुआ है। चित्र के आधार पर सवाल करते हैं, और नहीं करते हैं तो हम उनको मौके देंगे। तो ये उनका परिवेश है। वो तुलना करते हैं, ये चित्र में जो जो बना है वो मेरे गांव वाले में तो नहीं है, लेकिन मेरे गांव में ये है, और मेरे गांव में ये है लेकिन इस चित्र में नहीं है। तो ये तुलना करते हैं, और ये जो तुलना है उनकी बोध है, उनकी समझ है, और यही हमारे एलओ को कवर करने के लिए है। अब इसका हमें केवल आकलन करना है कि किस स्तर तक, कितना तक समझ पाए हैं, उनकी अभिव्यक्ति कैसे हो रही है। क्या सभी बच्चे बोल रहे हैं, साझा कर रहे हैं, कुछ झिझक रहे हैं? अगर झिझक रहे हैं तो थोड़ा उनको उकसाने की जरूरत है। इसी पाठ से संबंधित है कि मामा जी के घर जाना है, जा सकते हैं, गतिविधि में दी गई है। मामा जी के घर से लौटने के बाद वो मामा जी के घर का अनुभव या रास्ते का अनुभव सुना सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। हर बच्चा साल में एक बार जरूर जाता है मामा के यहाँ। बस वहीं से आप ले लीजिए, चित्रों से ले लीजिए या मामा जी के घर के अनुभव से ले लीजिए, कुछ शब्द पकड़िए, उससे अंताक्षरी करवा लीजिए, भाषा का विकास हो जाएगा। है परिवेश से, उसी घटना से, मामा जी घर की घटना से या पाठ के चित्र से कुछ शब्द तलाशिए और उनसे कहिए, आप इनसे कुछ शब्द बनाइए। पेड़ है, पेड़ पास से बनने वाले और भी पेड़ शब्द पकड़िए, बच्चे बना लेंगे। और ये पेड़ जो उनके परिवेश का है, उसी से उनकी भाषा विकसित हो जा रही है। चित्र, पूरा चित्र परिवेश का, उसकी भाषा विकसित हो रही है। इसी तरह से तालाब में चांद वाला पाठ भी है, उसमें भी इसी तरह से चित्रों के अवलोकन से गतिविधियां कराई गई हैं। इसी तरह से ये अगली कक्षा का उदाहरण है, और इसी तरह से कक्षा 4 में अनुभव लेखन का उदाहरण है। ये किसी पाठ का नहीं है, लेकिन विभिन्न पाठों से लिया गया है। ये पाठ क्या है? एलो है आईसीटी के इस्तेमाल को, परिवेशीय अनुभव को अपने ढंग से लिखने का है। अब बच्चा आईसीटी के इस्तेमाल से उसका जो अनुभव है उसको लिखता है। कैसे? संवाद करता है। मोबाइल लेकर 2 बच्चे संवाद करते हैं, संवाद कर लिया, उसका मौखिक अनुभव हो गया। अब दोनों ने क्या बात की उसको लिखने की कोशिश करें, हम थोड़ा सपोर्ट करेंगे, या ग्रुप में आप उनको काम देने लिखने को। इसी के साथ किसी वस्तु को देखकर उससे बात करने का, हम वस्तु तो उनकी होगी, उनकी पानी की बोतल हो सकती है, उनकी टिफिन हो सकती है, या चाक या डस्टर हो सकता है,
चटाई हो सकती है, पल्ला दरवाजा हो सकता है, किसी को लेकर आप 5 वाक्य या 2 मिनट बोलने के लिए, 1 मिनट बोलने के लिए कह सकते हैं। तो बच्चे उसमें सोच सोच के बता लेंगे उसके बारे में। ये है परिवेश से उसके ज्ञान का। अब हम तो एलओ विकसित कर रहे हैं परिवेशीय अनुभव को अपने ढंग से लिखित और मौखिक व्यक्त करने के लिए, और सामग्री क्या है उनके पास की चीज है जिसको लेकर वो दिन भर खेलते और बतियाते रहते हैं। वो अपने मित्र रिश्तेदार, हम बात कर चुके हैं कि उनके बारे में निबंध लिख सकते हैं क्योंकि वो जानते हैं मेरा मित्र कैसा है। इसी तरह कक्षा 6 में साप्ताहिक धमाका वाला पाठ है, वहां भी इसी तरह गतिविधियां हैं कि बच्चे साक्षात्कार लें। मुझे नहीं आता, मैं पत्रकार नहीं हूँ, लेकिन अगर बच्चे को मौका दिया जाए तो वो अपने पापा का इंटरव्यू ले सकता है, वो अपने टीचर का, गांव के प्रधान का इंटरव्यू ले सकता है। बस उनको थोड़ी सपोर्ट की आवश्यकता है। और वो गांव से प्रधान से जब इंटरव्यू लेगा तो क्या लेगा, वो उसके घर के पास जो नाला बह रहा है, उसके स्कूल तक आने का जो रास्ता प्रभावित हो रहा है, वो उस पर सवाल करेगा, उस पर कहेगा कि इस पे आप कब बनवा रहे हो। और ऐसी तमाम चीजों, गांव की समस्याओं को लेकर, अभी इस समय कोरोना का काल है, इसको लेकर भी वो इंटरव्यू में सवाल कर सकता है। तो ऐसे मौके हम उनको जरूर दें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो पाठ हैं वो पाठ भी जितने एलओ दिए गए हैं, मैं 2-4 एलओ उदाहरण के रूप में आपको सुनाता हूं। ये एलओ भी सीधे परिवेश ज्ञान को मजबूत करने के लिए हैं। मेरे सामने कक्षा 6 की किताब है और उसका मैं एलओ देख रहा हूं। बच्चे अनुभवों को अपने तरीके से मौखिक या रोल प्ले के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये अनुभव कौन सा होगा? उनके गांव घर का अनुभव होगा, उनके साथियों के बीच का अनुभव होगा, ये परिवेश का है। विभिन्न सामाजिक मुद्दों जैसे बाल श्रम, अशिक्षा, स्वच्छता आदि के महत्व पर अपने विचार करते हैं। अगर इस पर निबंध लिखना होगा तो कठिन है, लेकिन इस पे वो कर सकते हैं, बात तो कर ही लेंगे। जो गांव का जो बच्चा नहीं पढ़ता है उसमें और जो पढ़ रहा है उसमें, या इस बच्चे में जो बात कर रहा है क्या अंतर है, वो बता लेगा कि वो ये चीज नहीं जानते, हम जानते हैं। या स्वच्छता सफाई पे कुछ बच्चे साफ रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं, दोनों में क्या अंतर होगा वो बता लेंगे। सफाई न रहने से क्या दिक्कत होती है वो बच्चा जानता है, वो बता लेगा। और हम हैं, हमारे साथ रहने से बता लेगा। बच्चे रेडियो, टीवी कार्यक्रमों, अखबार, इंटरनेट पर पढ़ी गई सामग्री को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं। ये उन्हीं के परिवेश का एलओ है। और ये एलओ से संबंधित जो पाठ हैं वो पाठ पूरी तरह परिवेश पर आधारित हैं। अपने से भिन्न परिवेश की भाषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा पर बात करते हैं। अब अपने से भिन्न यानी कि अपने की से तुलना करते हैं। जैसे अपने से तुलना की उनका अपना परिवेश हो गया, और जो दूसरा परिवेश है जिसके बारे में वो थोड़ा ही जानते हैं वो भी परिवेशी है। इस तरह से किसी कहानी, कविता को आगे बढ़ाते हैं। तो कहानी, कविता को जब आगे बढ़ा रहे हैं उसी कहानी को बढ़ा पाएंगे जिसको जानते हैं। और जो जानते हैं तो उन्हें गांव की कहानी होगी, उनकी दादी नानी की कहानी होगी, वही जानते हैं। या फिर अगर उन्होंने पढ़ा है कौन बनेगा निंगथौ, तो वो लोक कथा है, वो जहाँ का है मणिपुर की कथा, मणिपुर के बच्चे उस कहानी को जानते होंगे। यहाँ के बच्चे पाठों में पढ़कर जानते हैं, लेकिन इसी तरह की दूसरी लोक कथा हमारे यहाँ होगी, राजा की रानी की, उसको जान लेंगे, वो बता देंगे हम ये कहानी ऐसी है। तो वो भी बच्चे की कहानी की समझ, कहानी सुनना, सुनाने, ये सुनने के कौशल और भाषा की अन्य विधाओं को लेकर, विधाओं नहीं, अन्य तत्वों को लेकर काम करने के लिए पाठ है। दूसरे की बातों, अनुभवों को अपने ढंग से व्यक्त करने के लिए है, ये भाषाई कौशल है। किसी व्यक्ति की समस्या की कल्पना करते हैं। गांव में कोई व्यक्ति समस्या ग्रस्त, चाहे वो प्रवासी मजदूर आया है, चाहे कोई और है, किसी कारण से वो बीमार है या कोई दिक्कत है, उस पर बच्चे बात करते हैं अपने घर पे। हम उस पर स्कूल में भी बात कर सकते हैं, और बच्चे को मौका देंगे जब, तो पूरी बात बताएगा, ये उसका अनुभव होगा और उसके परिवेश का होगा, उसकी संवेदना जगेगी। उस समय संवेदना जगेगी, वो जीवन में काम आएगी। बच्चे विभिन्न व्यवसायों, कलाओं से जुड़ी सामग्री आदि में प्रयुक्त शब्दों के प्रति जिज्ञासु होते हैं। अब जो गांव में कारीगर होते हैं, अब उनकी शब्दावलियां तो अलग हैं। गांव में जो खेती होती है, अब तो खेती की रिवाज बंद हो गए। मैं एक किताब लिख रहा हूँ उसमें कि शब्द मर न जाए कहीं भी। हमारे शादी विवाह के जो संस्कार अब होने बंद हो गए, उनमें जो शब्द प्रयोग में आते थे वो अब नहीं प्रयोग में आते हैं। जो खेती होती थी, उनके जो उपकरण होते थे, या जो जोतने वाला व्यक्ति होता था, वो जो बैलों के साथ जो भाषा बोलता था वो नहीं सुनाई पड़ता। ये शब्द खत्म हो जाएंगे।
हाँ, लेकिन बच्चा अगर जो चीज वहां हो रहा है उसको अभी देख रहा है, तो उससे वो जो कोई कुम्हारी कला का, कोई बढ़ई होगा, कोई लोहार होगा, उनकी शब्दावलियों को बच्चा जानता है। कहीं अगर वो कोल्हू लगा है तो उसमें जो कुछ शब्दावलियां अलग से चल रही हैं उनको लेकर, वो गुड़ बनाने वाला जो होता है उसके, उसमें कई शब्दावलियां मेरे दिमाग में नहीं आ रहे हैं, बचपन से जानता हूँ, वो बच्चे जानते हैं, हम नहीं जानते, भूल गए। तो वो बच्चे उसके माध्यम से अपनी भाषा का विकास करेंगे, अपनी सामाजिकता का विकास करेंगे, और ये परिवेशी है। इसी तरह से और सारे ढेर सारे एलो हैं, जो मुहावरे हैं, गांव में जो प्रचलित मुहावरे हैं वो भाषा के लिए बहुत उपयोगी हैं, और वो मुहावरे हमें परिवेश से जोड़ रहे हैं, और उसका अर्थ बच्चा जानता है। जो मुहावरा वो सुन रहा है, बोल रहा है, उसका अर्थ जानता है, और हम अपने विद्यालय में मुहावरे लिखवा के उसके अर्थ रटवाते हैं, और वाक्य प्रयोग बच्चा नहीं कर पाता। तो हमें ऐसे शब्दावलियां गांव से भी लेनी है, परिवेश से लेनी है, और उनका इस्तेमाल करना है। ऐसे कक्षा 1-2 के जितने भी पाठ हैं उन पाठों को भी देख लेता हूँ। लास्ट बात कह रहा हूँ, पास पड़ोस पाठ है, टपका का डर वाला पाठ है, कक्षा 2 का है ये, मेला पाठ है, किसान की चतुराई वाला पाठ है। ये हमारे परिवेशीय ज्ञान को, हमारे बच्चों के परिवेशीय ज्ञान को विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है। कक्षा 1 का वो बाग वाला पाठ है या स्टेशन वाला पाठ है, ये बच्चे के परिवेशीय ज्ञान को मजबूत करता है। उसके परिवेश के माध्यम से उसके विषयगत ज्ञान को भी, अब स्टेशन के पाठ से उसका सामाजिक विषय भी मजबूत होगा, भाषा भी मजबूत होगा, उसमें कुछ अंग्रेजी के शब्द मिल जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा भी मजबूत होगी, भूगोल भी मजबूत होगा, जब वो रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ जाती इसको देखेगा, समझेगा। तो इस तरह से हम परिवेश के माध्यम से, परिवेश ज्ञान के माध्यम से बच्चे का लर्निंग आउटकम विकसित कर सकते हैं, और ये जो लर्निंग आउटकम विकसित करेंगे ये स्थायी होगा, ये बिना रटे होगा, और बच्चे को कभी कोई दिक्कत आगे चलकर नहीं पैदा होगी। वो बच्चा आगे बढ़ेगा, और ये सारे के सारे बच्चे जो अभी थोड़े पीछे भी हैं इनमें प्रतिस्पर्धा आ जाएगी। क्योंकि जो बच्चा किसी काम में, अभी एक गुरुजी ने डीएम साहब के सामने पेश किया था अपना वीडियो, कि कुछ बच्चे पढ़ने में निहायत कमजोर थे, बड़ी मेहनत के बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उन्होंने कुछ गांव से खर जो छप्पर बनाने वाला वो जुटाया और कहा अच्छा देखो इसमें कौन कौन आगे बढ़ सकता है। अब वो बच्चे जो जिनकी भाषा, गणित, विज्ञान जिनका कमजोर था वो छप्पर बनाने में आगे उनकी पीठ ठोंकी। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, वो बच्चे अपनी क्लास में पिछड़े नहीं रह गए, वो क्लास में अन्य चीजों में भी लीड करने लगे, उत्साह आ गया कि हाँ हम भी तो हैं। और इस वीडियो को डीएम साहब ने बहुत पसंद किया था। तो मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ कि हम परिवेश का इस्तेमाल किसी भी रूप में करें, लेकिन जरूर करें, और उससे भाषा का, गणित का, सामाजिक विषय का, विज्ञान का, अंग्रेजी का, कृषि का, सभी विषयों का विकास होगा, बच्चा आगे जाएगा। मेरी बात समाप्त होती है। मैंने 20 मिनट समय लिया था, 22 मिनट ले लिया। धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मी शुक्ला जी को नमस्कार करता हूं और संचालक महोदय के हाथों वापस करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और अपने आशीर्वचनों से हमें जो है अनुग्रहित किया। अब हम स्वागत करते हैं लक्ष्मी दीदी का बरेली से, और वो आए और देवा महादेवा की भूमि पर उनका स्वागत है। वो आए और अपने आशीर्वचनों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। लक्ष्मी दीदी बरेली से। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने लक्ष्मी मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे 12 में। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार आप सभी मेरे सम्मानित विद्वान साथियों को जो इस मंच पर आज मौजूद हैं। मैं नमस्कार करूंगी 12 के वेबिनार के इस मंच पर हमारे अगर आदरणीय अधिकारीगण मौजूद हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सर भी जुड़े हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और मैं चाहूंगी कि मैं अब
अपने विषय की शुरुआत करूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मिशन प्रेरणा पर बात कर रहे हैं और लगातार सभी मंचों पर मिशन प्रेरणा पर बात हो रही है। मिशन प्रेरणा एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो आज हमारे सभी के कार्यों का आधार बन चुका है। मिशन प्रेरणा वास्तव में निर्भर है, वास्तव में आधारित है। ग्रेट कॉम्पिटेंसी एक शब्द प्रयोग किया गया है मिशन प्रेरणा के लिए, ग्रेट कॉम्पिटेंट बच्चा। यानी कि अगर हम एक लाइन में कहें कि मिशन प्रेरणा क्या है तो इसकी परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जो अपने कक्षा की दक्षता पर हो, यानी कि अगर एक बच्चा अपनी कक्षा की दक्षता पर हो तो हम मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके अलावा एक टैग लाइन जो आपने प्रयोग की है, मैंने देखी, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगी और हमारे और आपके उद्देश्यों को के बहुत पास और छूती हुई दिखी। वो है प्रेरणा मॉड्यूल बदलेंगे स्कूल। यानी कि ये लाइन ये बता रही है कि हमारे मॉड्यूल कितने महत्वपूर्ण हैं और ये मॉड्यूल किस प्रकार स्कूल बदलेंगे। जब स्कूल बदलेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे बदलेंगे और जब बच्चे बदलेंगे तो देश का भविष्य बदलेगा। यानी कि मिशन प्रेरणा के अंतर्गत वास्तव में हम बात कर रहे हैं अपने देश के भविष्य की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। यही कारण है कि आज पूरा शिक्षक समाज ही नहीं, सभी इस दिशा में सोच रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, कि बच्चे पढ़ें, सीखें और वास्तविक रूप से सीखें, जिससे उनके जीवन में परिवर्तन आए और बाद में वो देश के जीवन में परिवर्तन ला सके। तो वास्तव में आज विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जिस विषय पर बात आज चर्चा करूंगी आप सबके साथ, वो है शिक्षक डायरी का आधार लर्निंग आउटकम। शिक्षक डायरी का आधार लर्निंग आउटकम, ये विषय एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत लंबे समय से हम बात करते आ रहे हैं। हम सभी शिक्षकों की इस पर समझ है, व्यवहारिक रूप से काम भी किया है, लेकिन आज के संदर्भों में ये विषय शिक्षक डायरी और लर्निंग आउटकम और किस प्रकार लर्निंग आउटकम शिक्षक डायरी का आधार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि हम बहुत टारगेटेड यानी लक्ष्य केंद्रित होकर कार्य कर रहे हैं। तो मैं बिंदुवार, क्या है शिक्षक डायरी, क्या है लर्निंग आउटकम, कैसे शिक्षक डायरी लर्निंग आउटकम से संबंधित है, कैसी शिक्षक डायरी हो। लर्निंग आउटकम पर अभी हमारे आदरणीय सर ने बहुत विस्तार से बात की, थोड़ी बात उस पर करूंगी जोड़ते हुए शिक्षक डायरी को। मैं अपनी बात एक पीपीटी के माध्यम से शुरू कर रही हूँ। सर, उसको जोड़ती हूँ पीपीटी को मैं। जी सर, हम बात करने जा रहे हैं मिशन प्रेरणा पर और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शिक्षक डायरी का आधार लर्निंग आउटकम पर। इस विषय पर बात करने के लिए सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं शिक्षक डायरी से कि वास्तव में शिक्षक डायरी है क्या। आप सभी अपने विद्यालय में शिक्षक डायरी बनाते होंगे, लेकिन वर्तमान में शिक्षक डायरी को हम किन संदर्भों में ले रहे हैं, या वास्तव में शिक्षक डायरी एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है, ये कुछ बिंदुओं में मैंने लिखने की कोशिश की है और इसको ही मैं यहाँ स्पष्ट करूँगी। हम सभी शिक्षक प्रतिदिन विद्यालय में काम करते हैं और विविध प्रकार के काम करते हैं। ये जरूरी है कि हम एक शिक्षक के तौर पर अपने काम को व्यवस्थित रूप से रखें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि शिक्षक डायरी हमारे काम को व्यवस्थित रखने का एक तरीका है। इसके अलावा हमें अपने काम को न केवल व्यवस्थित रखना है, बल्कि आगे भी उस काम को कंटिन्यू कर सकें, आगे भी उस काम को हम ले जा सकें। इसके लिए उसे प्लान भी करना है, उसको नियोजित भी करना है। इसलिए शिक्षक डायरी दो बिंदुओं
से बहुत महत्वपूर्ण है बनाना। एक तो अपने काम को व्यवस्थित करने के लिए, यानी कि सिस्टमैटिक करने के लिए, दूसरा प्लान्ड वे में काम करने के लिए कि हम नियोजित तरीके से काम कर सकें। इसके अलावा जब शिक्षक विद्यालय में बच्चों के साथ काम करता है, जो पूरी उसके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके साथ जुड़कर काम करता है, बहुत सारी गतिविधियों और तरीकों के प्रयोग के साथ काम करता है, तो निश्चित रूप से उसे उसका फीडबैक प्राप्त होता है और उस फीडबैक की वो समीक्षा करता है और उस समीक्षा के आधार पर वो पुनः एक नई शिक्षण योजना बनाकर काम करता है। तो ये जरूरी है कि वो अपने काम को रखे और उस काम को देखे, उसका फीडबैक ले, उसकी समीक्षा करे और उसको परिवर्तित कर पुनः उस पर काम करे। तो इस दृष्टि से भी शिक्षक डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बात है कि शिक्षक डायरी को स्व मार्गदर्शिका हम कहते हैं, क्योंकि इसको शिक्षक स्वयं बनाता है, यानी कि शिक्षक के द्वारा स्वयं बनाई गई ये डायरी होती है और उसके अपने काम के संदर्भ में होती है। इसमें जो वो विषय पढ़ाता है, उस विषय से संबंधित जो पाठ पढ़ाता है, पाठ को लेकर जो वो शिक्षण योजना बनाता है, शिक्षण योजना में जो वो गतिविधियां डालता है, गतिविधियों और क्रियाकलाप जो उसमें शामिल करता है, इसके अलावा जो वो एक महत्वपूर्ण लर्निंग आउटकम तय करता है, ये सब कुछ उसके द्वारा तय किया गया होता है कि वो उस कक्षा में उस कक्षा और उस पाठ से संबंधित जो आउटकम है उसको ले पाए। तो इस दृष्टि से भी शिक्षक डायरी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो उसके स्व मार्गदर्शन का काम करती है। शिक्षक डायरी आप बनाते होंगे, लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा जो तीसरा एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल है शिक्षण संग्रह, उसमें शिक्षक डायरी के प्रारूप को दिया गया है, यानी कि जो आप बनाते हैं उसी चीज को यहाँ पर बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है और बताया गया है कि किस प्रकार एक शिक्षक डायरी बनाए। यदि हम शिक्षक डायरी की बात करें तो शिक्षक डायरी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम बहुत सारी और चीजें भी पाते हैं या और चीजें भी होती हैं। तो जो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं इस शिक्षक डायरी के अंदर, जो शिक्षक को उसके काम का आधार देती, न केवल उसके काम को आधार देती हैं, न केवल उसके काम को व्यवस्थित करती हैं, न केवल उसके काम को नियोजित करती हैं, बल्कि शिक्षक डायरी जो है वो दूसरे के व्यक्ति के सामने भी उसके काम का प्रदर्शन होता है। एक तरीके से वो आंक सकता है, जांच सकता है कि वास्तव में शिक्षक किस प्रकार काम कर रहे हैं और किस दिशा में और उन्हें जाने की जरूरत है। तो जो शिक्षक डायरी हमारे शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दी गई है, उसमें सबसे पहले जो बात की गई है उसके 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मुख्य पृष्ठ दिया गया है। मुख्य पृष्ठ का एक उदाहरण आप ये अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें शिक्षक शिक्षिका का नाम दिया गया है, यानी विवरण है। ये पहला पन्ना है डायरी का, कुल 161 पन्ने हैं। पहला पन्ना जो है उस पर शिक्षक का विवरण है, और ये विवरण शिक्षक स्वयं लिखेगा। इसमें शिक्षक का नाम है, विद्यालय का नाम है, विकास खंड जनपद का नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यानी कि उसका विवरण। उसके बाद जो शिक्षक डायरी का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप, यानी कि यहाँ पर अब जो शिक्षण योजना का प्रारूप है, अभी आप देखेंगे या आपने उसको देखा होगा, उसका विस्तृत विवरण यहाँ पर दिया गया है। और इस विवरण में ये बताया गया है, एक छोटे छोटे अंश दिए गए हैं शिक्षण योजना के, और उन अंशों को देखकर आप समझ सकते हैं कि शिक्षण योजना किस प्रकार की हमसे आशा की गई है कि शिक्षण योजना किस प्रकार की होगी। तो यहाँ पर एक प्रारूप दिया गया है। अब हम ये प्रारूप भी आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का प्रारूप दिया गया है, जिसमें आपके स्क्रीन पर है दिनांक, कक्षा, विषय, समय के साथ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम के बाद उन्होंने प्रकरण का नाम और जो TLM प्रयोग करना है उसके बारे में है। अब जो इस शिक्षण योजना का आधार है वो है
जो गतिविधियां हम उसके बीच में करेंगे वो है शिक्षण के प्रारंभ में क्या करेंगे, शिक्षण के दौरान क्या करेंगे और शिक्षण की समाप्ति पर क्या करेंगे। प्रारंभ के लिए समय इन्होंने 5 से 10 मिनट का रखा है, शिक्षण के दौरान 20 से 25 मिनट की बात की गई है और अंत यानी आकलन की जब हम बात करते हैं वो 10 मिनट के लिए समय दिया गया, 5 से 10 मिनट वो हो सकता है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। गृह कार्य की बात की गई है इसमें। इसके अलावा इसमें जो पूरी इसका निचोड़ है, जो पूरा सार है वो ये है कि इसमें शिक्षक इस पूरी योजना को बना लेने के बाद, पढ़ा लेने के बाद अपने स्वयं का आकलन करता है और यहाँ पर वो लिखता है अपने अनुभव को जो इस पूरी प्रक्रिया के करने के दौरान उसे हुए, और भी कोई चीज जो वो लिखना चाहता है बच्चों को सीखने सिखाने के दौरान उसे हुई हो अनुभव, वो यहाँ पर वो लिखता है। तो इस प्रकार ये जो तीसरा बिंदु है, हम यहाँ पर बात कर रहे थे दूसरे बिंदु की, विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना। तीसरे बिंदु की बात कर रहे थे शिक्षण योजना का रिक्त प्रारूप। तो यहाँ पर शिक्षण योजना के जो मैंने अभी आपको बताए उस तरीके से 100 प्रारूप दिए गए हैं। प्रारूप इस दृष्टिकोण से दिए गए हैं कि शिक्षक योजना बनाएंगे और योजना बनाकर इन प्रारूपों में ही वो योजना बनाएंगे। तो इस प्रकार ये शिक्षण योजना के इस प्रकार के 100 पन्ने आपको शिक्षक डायरी में मिलेंगे। तो एक पन्ना आपका मुख्य पृष्ठ का हो गया, उसके बाद आपके 100 पन्ने इस प्रकार के प्रारूप के होंगे जिसमें आप अपनी जो शिक्षण योजना बनाएंगे उसको लिखेंगे। इसके अलावा एक और उसमें बिंदु दिया गया है, वो ये है कि शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षक कार्यों का साप्ताहिक विवरण, यानी कि सप्ताहवार प्रतिदिन शिक्षक इसको भरेंगे, लेकिन सप्ताह में किस प्रकार उसमें एक तरफ दिन दिए गए हैं यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इस प्रकार, और एक तरफ घंटे दिए गए हैं कि प्रथम वादन में क्या करेगा, दूसरे वादन में क्या करेगा। तो इसी प्रकार 8 घंटे में वो क्या क्या पढ़ाएगा, क्या क्या गतिविधियां करेगा, उसका विवरण यहाँ पर वो देगा। तो यहाँ पर एक संक्षिप्त विवरण होगा, साप्ताहिक संक्षिप्त विवरण होगा जो उसने कार्य किए गए हैं। इसके बाद एक पेज, इसके बाद 5वां बिंदु है विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं का विवरण। इसके लिए उस शिक्षक डायरी में 10 पन्ने होंगे जिसमें इन ऊपर दिए गए कार्यों के बाद जो अन्य शैक्षिक सूचनाएं हैं जिसको वो वहां पर लिख सकता है। तो इस प्रकार जो ये शिक्षक डायरी है वो पहला एक मुख्य पृष्ठ होगा, 100 पन्ने रिक्त प्रारूप के होंगे, इसके अलावा 50 पन्ने साप्ताहिक विवरण के होंगे और 10 पन्ने विविध शैक्षिक सूचनाओं के होंगे। 161 पन्नों की ये शिक्षक डायरी होगी और ये शिक्षक डायरी शिक्षक के पूरे काम का आधार होगी। और यदि शिक्षक इस डायरी को मेंटेन कर लेता है तो उसको अब अपने काम को बताने, अपने काम को समझने, अपने काम को प्रभावशाली रूप से करने और अपने काम को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने का पूरा आधार यहाँ पर मिल जाए। ये शिक्षक डायरी ये हम आशा कर रहे हैं या हमें बताया गया है कि हमें राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा हम सभी शिक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी। और मुझे लगता है जब तक हमारे विद्यालय खुलेंगे तब तक सभी शिक्षकों के पास ये शिक्षक डायरी होगी जिसमें वो इस प्रकार अपने काम का विवरण रख सकते हैं। लेकिन अभी हम इस कार्य को कर रहे हैं। हमने इस समय की कल्पना नहीं की थी कि ऐसा संकट, कोरोना संकट जैसा हमारे सामने आएगा जब हम अपने बच्चों से नहीं जुड़ पाएंगे और हम अपने काम को जिस तरीके से हमने सोचा था उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हम सभी शिक्षण योजनाएं बना रहे हैं, उसे लिख रहे हैं। तो आप भी बनाते रहिए, करते रहिए, लेकिन जब भी हमारे पास ये शिक्षक डायरी होगी तो हम इस शिक्षक डायरी को जिस प्रकार से इसको सोचा गया है, जिस प्रकार से कल्पना की गई है कि एक शिक्षक इन 5 बिंदुओं में अपने काम को रखेगा, तो हम उसको मेंटेन करेंगे। इस प्रकार एक उदाहरण मैंने ये भी लिया है कि जब हम शिक्षक डायरी की, शिक्षण योजना की बात करते हैं तो हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि हम पहले क्या करेंगे, जो
गतिविधियों वाला बिंदु है, यानी बीच वाला पक्ष है शिक्षण योजना के, उसमें हम प्रारंभ में क्या करेंगे, उसके दौरान में क्या करेंगे, उसके अंत में क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा विस्तार से आपके मॉड्यूल में बताया गया है और उसको मैंने अपनी स्लाइड में भी शामिल किया है ताकि हम इसको आराम से समझ सकें कि किस प्रकार से हम इस काम को करेंगे। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि जो दिनांक, कक्षा, विषय, समय के बाद लर्निंग आउटकम दिया गया है, लर्निंग आउटकम हम वहां पर लिखेंगे। उसके बाद इकाई का नाम यानी पाठ जो भी प्रकरण लिया है उसका नाम लिखेंगे, TLM। अब हम आते हैं शिक्षण के प्रारंभ। सबसे पहले इस बिंदु की बात की गई है और इस बिंदु में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हम बच्चों के पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए इस बिंदु पर चलते हैं, यानी कि हम उस पाठ को तो आधार लेते ही हैं, लेकिन उस पाठ को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए यहाँ रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। वो गतिविधियां यहाँ पर होती हैं जो उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित होती हैं, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो चर्चा हो, चाहे वो कोई और गतिविधि हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन वो उसके अमूमन हम दीक्षा के वीडियो का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे रोचक वीडियो हमारे दीक्षा ऐप पर पड़े हुए हैं और मैंने स्वयं जब शिक्षण योजनाएं बनाई तो प्रारंभ में मैंने रोचकता के लिए और उस बात को अपने प्रभावी ढंग से उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसको बताने के लिए, बच्चे को समझाने के लिए हमेशा दीक्षा का उदाहरण दिया है। तो इसकी शिक्षण के प्रारंभ में इस चरण की मुख्य बात यह है कि पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है और ये एक ऐसा बिंदु है जो बहुत रोचक और प्रभावी होना चाहिए ताकि हम बच्चे को अपने उस शिक्षण से जोड़ सकें। उसके बाद जो दूसरा बिंदु आता है शिक्षण के दौरान, ये वास्तव में यहाँ पर हम कोई ऐसी गतिविधि कराते हैं जिससे कोई क्रियाकलाप कराते हैं, गतिविधि कराते हैं, कोई प्रयोग कराते हैं, कोई प्रसंग का उदाहरण देते हैं जिसमें बच्चों के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। यहाँ पर हम ये भी लिखते हैं कि हम एकल काम कर रहे हैं, समूह में काम कर रहे हैं या जोड़ों में काम कर रहे हैं, यहाँ पर इसको भी हम बताते हैं। इसके अलावा और ऐसी आशा की जाती है एक शिक्षक से कि शिक्षण के दौरान जब वो बच्चों के साथ कार्य कर रहा होगा तो उसका सारे क्रियाकलाप बाल केंद्रित होंगे, यानी कि एक सुगमकर्ता की भूमिका में शिक्षक होगा, जहां पर वो बच्चों को सपोर्ट कर रहा होगा, मदद कर रहा होगा, बाकी बच्चों को वो कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा होगा। इसीलिए ये सोचा गया है कि यहाँ पर बच्चे या तो जोड़ी में काम कर रहे होंगे या समूह में काम कर रहे होंगे। यहाँ पर बच्चों को अपने आप स्वयं करने के अवसर होंगे और अभिव्यक्ति करने के भी अपने पूरे अवसर करेंगे। न केवल वो जोड़ों में काम करेंगे बल्कि वो उसका प्रस्तुतिकरण भी जोड़ों में अपने समूह के साथ मिलकर या बड़े समूह में उसको करेंगे। तो ये हमारे इस शिक्षण योजना की विशेषता है कि ये पूरी तरह से बाल केंद्रित शिक्षण योजना है जिसमें बच्चे को स्वयं करने के पूरे अवसर हैं और अभिव्यक्त करने के भी पूरे अवसर हैं। ये जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत बड़ा हिस्सा है, 20 से 25 मिनट की बात की गई है यहाँ पर और इसमें जिन प्रश्नों पर बच्चों से बात की जाएगी, जिन प्रश्नों का आधार मान के बच्चों से उत्तर लिए जाएंगे, बच्चों को उस बिंदु पर बात करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। 3, 4, 5 प्रश्न जो होंगे वो भी इस बिंदु में होंगे। तो इस दृष्टि से ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रश्नोत्तर भी है, इसमें गतिविधियां भी हैं, इसमें बच्चों के काम करने के अवसर भी हैं। शिक्षक एक सुगमकर्ता की भूमिका में है, वो सपोर्ट कर रहा है और उनकी कॉपी आदि को देख रहा है। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप हिंदी की आपने शिक्षण योजनाएं देखी होंगी जिसमें शुरुआत जो होती है आदर्श वाचन से होती है, उसके बाद बच्चे उस पाठ को सस्वर वाचन करते हैं, उसके बाद जो है शिक्षक उस पाठ की व्याख्या करते हैं या कोई गतिविधि कराते हैं। एक उदाहरण इसमें दिया गया है कि किस प्रकार से सब पॉइंट्स में उसको बांटा गया है। 5 मिनट में आदर्श वाचन, 5 मिनट में सस्वर वाचन और 15 मिनट में शिक्षक उस पर व्याख्या कर रहा है और कोई गतिविधि करा रहा है। अब हमारे पास आता है हमारी शिक्षण योजना का वो बिंदु जहां पर हम ये देखेंगे कि लर्निंग आउटकम हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो किस सीमा तक प्राप्त
समाप्त हुआ है, यानी कि शिक्षण की समाप्ति की बात है, आकलन की बात है, समेकन की बात है। इस बिंदु में ये 10 मिनट 5 से 10 मिनट का ये बिंदु है और यहाँ पर पाठ का समेकन हो रहा होता है और शिक्षक जो है कुछ प्रश्नों के माध्यम से या बच्चों के क्रियाकलापों को देखकर गतिविधि, कोई समूह में गतिविधि कर रहे हो जो उसने शिक्षक ने आयोजित की हो, उस गतिविधि को देखकर, उसके प्रश्नों के उत्तर को सुनकर या कोई किसी प्रकार के काम को कराते हुए उनको देखकर वो ये आकलन करते हैं कि जिस लर्निंग आउटकम को उन्होंने लिया था उस लर्निंग आउटकम को बच्चे ने प्राप्त कर लिया है अथवा नहीं किया है, और यदि प्राप्त नहीं किया है तो वो आगे के उसके जो हम बिंदु लेंगे उसमें शामिल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले बिंदु में वो पूर्व ज्ञान से जोड़कर बच्चों को रोचक तरीके से पाठ पर लेकर आएगा। दूसरे बिंदु में वो गतिविधि आधारित बच्चों के पूरे पार्टिसिपेशन को लेते हुए, सहयोग को, सहभागिता को लेते हुए बच्चों के साथ काम करेगा और उसको उस बिंदु को पूरी तरह से उसके सामने प्रस्तुत करेगा और मिलजुल कर सीखने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और अंत में बहुत ही रोचक तरीके से प्रश्नोत्तर के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से उसका आकलन किया जाए। आगे आप देख रहे हैं कि इसमें बच्चों को गृह कार्य दिया जाएगा। गृह कार्य भी ऐसा होना चाहिए जो कुछ रोचक हो, जो जैसा कि अभी हमारे आदरणीय पांडे सर कह रहे थे कि उसके परिवेश से जुड़ा हुआ, ये कोशिश हो कि वो उसके जीवन से जुड़ा हो, उसके परिवेश से जुड़ा हो, उसके घर के आसपास से जुड़ा हो। बिंदु अवश्य पुस्तक की हो, लेकिन ऐसा हो जिससे वो स्वयं उसको कर पाए, घर में मदद से, अपने परिवार के, अपने बच्चों के, अपने सहयोगियों के, साथियों की मदद से उसको कर पाए। इसी में एक नीचे बिंदु दिया हुआ है कि शिक्षक का स्व आकलन, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हम आज बात कर रहे हैं ना असेसमेंट फॉर लर्निंग, यानी कि शिक्षक जो काम कर रहा है वो इसलिए कर रहा है, सीखने के लिए आकलन कर रहा है। यानी कि इस पूरी शिक्षण योजना को पढ़ाने के बाद उसके मन में ये होगा, कुछ बच्चों ने लर्निंग आउटकम प्राप्त किया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा, तो वो उस पूरी प्रक्रिया में उसका क्या अनुभव हुआ और अब वो सीखने सिखाने के बारे में कुछ टिप्पणी अवश्य करना चाहेगा कि आगे वो क्या संशोधन करना चाहेगा, क्या जोड़ना चाहेगा, तो वो यहाँ पर लिखे। तो इस तरीके से ये शिक्षण योजना पूरी होती है, जिसको एक शिक्षक के द्वारा बनाकर अपनी कक्षा में बच्चों के साथ प्रयोग करके लर्निंग आउटकम प्राप्त किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं शिक्षण योजना की, इसके साथ ही साथ लर्निंग आउटकम की। ये लाइन जो यहाँ पर लिखी हुई है कि लर्निंग आउटकम शिक्षण योजना का आधार है, वास्तव में हमेशा ही हम जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं बच्चों को सिखाने के बाद, वही हमारे कार्य का आधार होता है। लेकिन हम वर्तमान समय में अपनी शिक्षण योजना को एक लर्निंग आउटकम में बांध रहे हैं। छोटा सा लर्निंग आउटकम, एक पाठ के कई लर्निंग आउटकम हो सकते हैं। जो भी हमने लर्निंग आउटकम लिया है उस लर्निंग आउटकम को ही फोकस करते हुए हमारी हर गतिविधि उसमें होगी। हमारा पहला बिंदु, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, सारे बिंदु उसी पर आधारित होंगे। पूरी शिक्षण योजना आधारित होगी और हमारी शिक्षण योजना की सफलता भी इस बात पर निर्भर करेगी कि हमने लर्निंग आउटकम प्राप्त किया अथवा नहीं। इसको कई नामों से आजकल हम जान रहे हैं। हम ये कहते हैं इन्हें सीखने के प्रतिफल, सीखने संबंधी परिणाम, शिक्षण अधिगम परिणाम या प्रगति के सूचक भी कहते हैं। 1 से 8 तक के आपने देखा होगा, आपको मोटी सी किताब मिली है लर्निंग आउटकम्स की, SCERT के द्वारा। उन्होंने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए लर्निंग आउटकम तय किए थे और उन लर्निंग आउटकम के आधार पर हम काम कर रहे हैं। वर्तमान में भी लर्निंग आउटकम वास्तव में परिणाम आधारित लक्ष्य होते हैं, यानी कि एक ऐसे लक्ष्य हैं जो परिणाम बताते हैं, जो ये कहते हैं कि बच्चा ऐसा करते हैं, यानी बच्चों ने वो प्राप्त कर लिया है। ये परिणाम की ओर हमें संकेत करते हैं। इससे हम बच्चे के प्रगति का आकलन कर पाते हैं। आप देखते, अगर हम लर्निंग आउटकम की बात करें तो आपको और कोई बच्चों का हम आकलन कर पाए, इसका आधार सिर्फ यही लर्निंग आउटकम है। यानी कि वो प्राप्त कर पाएंगे तो उस लर्निंग आउटकम को, तो इसका मतलब बच्चे सीख रहे हैं, और नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो हमें और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इस संदर्भ में आप देख रहे होंगे कि मिशन
प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य सूची और तालिका की बात की गई है। वास्तव में इसमें ये जो लक्ष्य सूची तालिका है लर्निंग आउटकम ही है। लक्ष्य में बड़े बड़े लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। वो लक्ष्य जो है वो बहुत बड़े बड़े लर्निंग आउटकम हैं कि जैसे कि एक लक्ष्य कक्षा 1 का ये दिया है कि बच्चे जो दी गई सूची है उसमें से 5 शब्द पहचान लेते। कक्षा 1 का ये लर्निंग आउटकम है, ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के अंदर बहुत सारे छोटी छोटी दक्षताएं हैं, बहुत सारे छोटे छोटे लर्निंग आउटकम जो कि सूची के अंतर्गत दिए गए हैं। प्रेरणा सूची आपने देखी होगी। प्रेरणा सूची में 14 से 16 दक्षताएं दी गई हैं। ये लर्निंग आउटकम है। यदि हम इन दक्षताओं को प्राप्त कर लेते हैं तो लक्ष्य को तो हम प्राप्त कर ही लेंगे। तो ये भी हमारे लर्निंग आउटकम ही है। तालिका में भी हमारे यही दक्षताएं दी गई हैं। सूची और तालिका में एक ही अंतर है कि तालिकाएं हमारे विद्यालयों में कक्षाओं में विषयवार कक्षावार चस्पा की जाएंगी और उसमें जैसा कि अभी ऊपर वाले पॉइंट में दिया गया है बच्चे की प्रगति के आकलन का आधार है। तो वास्तव में जो तालिकाएं हैं आपने देखी होंगी तालिकाएं, शायद मैंने एग्जाम्पल में नहीं लिया है इसमें। तालिकाएं आपने देखी होंगी जिसमें एक तरफ दक्षताएं दी गई हैं और एक तरफ बच्चों के नाम लिखने की व्यवस्था की गई है। यानी कि बच्चा जब उस दक्षता को उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त करेगा तो शिक्षक ये आश्वस्त हो जाएगा कि बच्चे ने उस दक्षता को प्राप्त कर लिया है। तो बच्चा के नाम के आगे का जो कॉलम है शिक्षक उस पर निशान लगाएगा कि इस दक्षता को बच्चे ने प्राप्त कर लिया और जो खाली बाकी जिन बच्चों ने प्राप्त नहीं किया है उसकी जगह वो खाली छोड़ दे। तो इस प्रकार से शिक्षक को या अन्य किसी जो भी विद्यालय में आएंगे बच्चों का आकलन करने के लिए, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उन्हें ये पता चल पाएगा कि वास्तव में बच्चों ने किन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त कर लिया है और कौन से गैप्स हैं जिनको प्राप्त करना है। तो बच्चों के आकलन का आधार है हमारे ये लर्निंग आउटकम जो कि लक्ष्य सूची और तालिका में दिए गए हैं। इस प्रकार से आप शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में अपने देखेंगे कि लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। उदाहरण के लिए पहला लर्निंग आउटकम बच्चे कक्षा में उपलब्ध चित्र, फ्लैश कार्ड, पोस्टर, चार्ट को देखकर बातचीत करते हैं, पूर्ण रूप से, आंशिक रूप से, नगण्य। यानी कि इस लर्निंग आउटकम को बच्चे ने कब पूरा प्राप्त कर लिया, कब आंशिक रूप से उसको प्राप्त कर पाया है और कब ऐसी स्थिति है उसने उसको प्राप्त किया ही नहीं है। तो इसको भी शिक्षक को टिक लगाना है और जब वो पूरी तरह से बच्चा इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा तब वो प्रेरणा तालिका में उसको टिक करेगा। इसी प्रकार हर विषय कक्षा के लर्निंग आउटकम दिए गए हैं। हमने लर्निंग आउटकम पर बात की, हमने शिक्षण योजना पर बात की। आप ये समझ गए होंगे कि लर्निंग आउटकम और शिक्षण योजना एक दूसरे से पूरी तरह एक दूसरे पर निर्भर है और पूरी तरह एक दूसरे से संबंधित है। हम ये जानते हैं, मानते हैं, प्रयोग करते हैं कि शिक्षण योजना में हमेशा लर्निंग आउटकम आधार रूप में होता है। यानी शिक्षक के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जब शिक्षण योजना अपनी बनाए तो वो लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखते हुए बनाए। लेकिन बच्चा और अभिभावक भी लर्निंग आउटकम से उसी तरह से जुड़ा हुआ है जिस तरह से शिक्षक ये जान पाते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, कितना सीखा और कितने प्रयास की और जरूरत है। उसी प्रकार बच्चा भी उन लर्निंग आउटकम्स को देखकर आप देखेंगे कि बच्चों की पुस्तकों में शुरू में वो शिक्षक, बच्चे और अभिभावकों के संदर्भ में संकेतक दिए हुए हैं, लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। तो बच्चा और अभिभावक भी उन लर्निंग आउटकम्स को देखकर ये जान पाते हैं कि वे बच्चा कहाँ पर है और अभिभावक की मेरा बच्चा कहाँ पर है और क्या उसने उस लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर लिया है या नहीं। तो इस संदर्भ में भी अभिभावकों से लर्निंग आउटकम के संदर्भ में बात किए जाने की जरूरत है, उनको समझाए जाने की जरूरत है ताकि जिस शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को आप बहुत तेजी से आगे ले जा रहे हैं, जिसके लिए आप गतिविधियां तय कर रहे हैं, जिसके लिए आप क्रियाकलाप कर रहे हैं कक्षाओं में, आपके सारे प्रयास उस ओर हैं, उसमें अभिभावक भी आपके साथ हो, एसएमसी भी आपके साथ हो और वो बच्चा भी समझे कि मुझे आपने इस कक्षा में रहते हुए क्या सीख लेना है। तो हम एक निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि हमारे पूरे काम का आधार जो है वो शिक्षण योजना है और शिक्षण योजना का आधार लर्निंग आउटकम है।
लेकिन जब हम शिक्षण योजना बनाते हैं तो इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है। जब आप अपने मॉड्यूल को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें ये लिखा गया है कि बहुत सारे काम करने होते हैं शिक्षण योजना के अंतर्गत, लिखित, मौखिक। तो हम कितना प्रतिशत उसका रखें। जैसे कि कक्षा 1 के लिए कहा गया है कि बच्चे जो हैं 100% मौखिक कार्य उसमें होना चाहिए। कक्षा 2 में 70% मौखिक, 30% लिखित। कक्षा 3 में 50% मौखिक और 50% लिखित। इसी प्रकार कक्षा 4 में 30% मौखिक, 70% लिखित। 5 में 30% मौखिक और 70% लिखित। यानी कि ये जस्ट अपोजिट होते जा रहे हैं। इसी प्रकार से ये भी कहा गया है कि बोलने, पढ़ने, लिखने के लिए कितना समय कक्षा में दिया जाना चाहिए। ये भी शिक्षण योजना बनाते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारी शिक्षण योजनाएं हैं वो आधार है हमारे काम का, हमारे लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने का, और वास्तव में बच्चे से जो हमारा मिशन प्रेरणा का लक्ष्य है कि ग्रेड कॉम्पिटेंट हो, उस ग्रेड कॉम्पिटेंट के लक्ष्य को प्राप्त करें। तो मैंने कोशिश की है सर इस बिंदु पे अपनी बात कह पाऊँ। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और ये हमारे शिक्षकों के लिए काफी कठिन टॉपिक लगता है कि वो शिक्षण योजना तो और ये शिक्षक डायरी उनको कठिन लगता है, उसको इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये आदरणीय बीओ सर, आप सभी का धन्यवाद कर दीजिए। बीएसए साहब भी जुड़े हैं, रघुनाथ सर भी जुड़े हैं, और लक्ष्मी मैम, सभी का धन्यवाद। और इससे पहले मैं किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं करना है भाई? कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा हो? यस सर, मुझे नहीं सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे हम लोग शिक्षण योजना बना रहे हैं तो उसमें जो एक्टिविटी करा रहे हैं वो ग्रुप वर्क या पेयर वर्क में करा रहे हैं, लेकिन इस वैश्विक महामारी के बाद हम ग्रुप वर्क और पेयर वर्क में तो नहीं करा सकते, तो उसके एवज में आप क्या परामर्श देंगी मैम? जी मैम, आपका ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रश्न है। ये बाल केंद्रित शिक्षण की एक विशेषता है कि हम ग्रुप में काम कराते हैं जहां बच्चों को ज्यादा काम करने के मौके होते हैं। लेकिन अभी विद्यालय खुले नहीं हैं, हम बच्चों के बीच में नहीं हैं, ना हम अभी किसी प्रकार का शिक्षण कार्य उनके साथ करा रहे हैं। तो जब भी हम इस संकट के बाद बच्चों के बीच में होंगे तो ऐसी स्थिति अगर एक वास्तविक स्थिति है और एक मनोवैज्ञानिक सच है कि बच्चे इसी प्रकार से बेहतर सीखते हैं। जी मैम, थैंक यू। क्या और किसी का कोई प्रश्न हो तो अगर हम लोग शिक्षण योजना बना रहे हैं तो उसमें लिखे पेयर वर्क और ग्रुप वर्क की जगह पे सिंगल या ऐसे करके लिखे तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं मैम, आप जब शिक्षण योजना बताइए जी, जब शिक्षण योजना बनाएं तो आप जिस तरीके से कराएं, ये एक अच्छा तरीका है बच्चों के सीखने का कि बच्चे अकेले काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्क कर रहे हैं, या एकल समूह में या जोड़ों में या समूह के साथ काम कर रहे हैं। तो आप जो तरीका अपनाना चाहें अपना सकती हैं, ये आपकी स्वतंत्रता है। आप अगर ये चाहती हैं कि अभी जल्दी ही बच्चों से इंटरेक्ट करना है और इस संकट में आप नहीं कर सकते, तो आप ये इसीलिए कहते हैं कि शिक्षण योजना बहुत फ्लेक्सिबल होती है और परिस्थितियों के हिसाब से होती है कि अगर आपने उसमें समूह लिखा भी है मैडम और परिस्थितियां ऐसी हैं जो आपको अलाउ नहीं करती कि आप समूह में काम करें, तो आप इंडिविजुअल बच्चों के साथ काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखिए समूह उसमें या जैसा आप चाहें और जैसी परिस्थितियां उस समय हो उसके हिसाब से काम करा ले। थोड़ी बहुत चीजें तो परिवर्तित होती ही रहती हैं, लेकिन गतिविधियां जो आपने तय की हैं वो आपको आधार देंगी अपने काम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, अच्छा समझाया।
थैंक यू मैम। सर हम लोग के साथ महेंद्र ये सर तो जुड़े मैं हैं डाइट से, और वो कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से सर ने मैसेज डाला था बॉक्स में। तो प्लीज महेंद्र सर अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए। थैंक यू मैम। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सर पूरे सेशन में जुड़ा रहा और काफी पीएसए सर ने भी और मैम ने भी बहुत सारी बातें बताई। मैं भी चाहता हूं कि हम सब मिलकर के, जैसे कल मैं देख रहा था जो लर्निंग आउटकम का ये सेट 2 का रिजल्ट आया है, इसमें बाराबंकी का जो है 44वां स्थान मिला है। और अगर हम देखें तो हम देवा ब्लॉक की बात करें तो हमने कल थोड़ा विश्लेषण इसमें करके देखा था, तो हमारे जो बच्चे हैं सी और डी ई ग्रेड में, हमने देखा इसमें जो बच्चे हैं, इसमें जो इनकी संख्या जो है ई ग्रेड की, तो इसमें देखा हमने कि मात्र सी डी ई ग्रेड में 83.31% बच्चे हैं, और जबकि हमारे ए प्लस और ए बी इसमें मात्र लगभग 16.69% बच्चे हैं। तो अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके हम लोग मिलेंगे, जो हमारे ये प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, भाषा और गणित के 5 लक्ष्य जो निर्धारित किए गए हैं मार्च 2022 तक, इसको पाने के लिए इनको हम लोग कोशिश मिल करके करेंगे कि इनको प्राप्त करें और प्राप्त करके रहेंगे। और बीओ सर ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 5म चरण तक जो वो होना है, मूल्यांकन होना है, उसके लिए तो हम लोग मिल करके सब कोशिश करेंगे। उससे पहले जितने भी यानी कि जो मूल्यांकन होना है ब्लॉक खुद घोषित करेगा कि हमको कब मूल्यांकन कराना है, तो कोशिश करेंगे जो हमारी पार्टी थर्ड पार्टी आएगी तो वो जो नामांकन यानी मूल्यांकन करेगी उसमें तो बहुत सही आधार यानी कि उसको कुछ तो आधार मिलना चाहिए। इसके लिए हमको सबको मिल करके खड़ा होना होगा। इसके लिए हम मिल करके सब साथ में टीचरों को प्रेरित करें और अभिभावकों को ज्यादा प्रेरित करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सर वो एंड्रॉयड फोन मोबाइल की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हम कोशिश करें कि अगर जो उनके पास या पड़ोस में किसी से उनसे संपर्क है, अगर जो मदद ले सकते हैं ले करके जुड़ने की कोशिश करें, और हम सब लोग साथ में मिलकर के जो हमारे प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित हैं और ये 3 मॉड्यूलों के माध्यम से आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह के माध्यम से सब लोग मिल करके पूरी टीम एक साथ मिल करके देवा ब्लॉक को बाराबंकी में आगे पहुंचाएं और बाराबंकी में देवा ब्लॉक प्रेरक बने, उसके साथ में सारी ब्लॉक के प्रेरक बनते हुए बाराबंकी को भी प्रेरक बनाए, साथ में मिलजुल कर सारे लोग काम करें। धन्यवाद जी। लक्ष्मी मैम, मैं एक चीज ये पूछना चाहती थी, जो 5th वो था शिक्षक डायरी में विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं का विवरण जो 10 पेज, इसमें इसको कुछ क्लियर बताएंगी सर मैम कि इसमें किस तरह की बच्चों से रिलेटेड शैक्षिक सूचनाओं का विवरण, क्योंकि वैसे जो तो ऑफिशियल जो जीओस वगैरह आते हैं वो तो एक अलग, इसमें किस टाइप के शैक्षिक विवरण लिखने हैं जो शिक्षक डायरी में है? मैम इसमें जो मेरी समझ जाती है, मॉड्यूल में विस्तार से नहीं लिखा है, लेकिन जो मैंने समझा है वो ये है कि शिक्षण योजना जो है वो पाठ से संबंधित है, बिल्कुल कक्षा, विषय, पाठ से संबंधित है। और इसके अलावा भी विद्यालय में हम बहुत सारे शैक्षिक क्रियाकलाप कराते हैं, तो उसका विवरण अगर हम देना चाहें, है ना। हाँ, और भी अकादमिक काम होते हैं। जी यस मैम, बच्चों से संबंधित बहुत सारे संबंधित है, कोकरल एक्टिविटीज होती है उससे रिलेटेड है। जी। तो वो सब उनका उल्लेख, क्योंकि वो उनका उल्लेख भी किया जाना चाहिए, वो भी बच्चों के आकलन का आधार होती है। तो अच्छा, और प्राइमरी लेवल पर आप क्या सजेस्ट करेंगी कि मतलब एक लेसन के लिए ऑलमोस्ट कितने शिक्षण टीचिंग प्लान्स हमें बनाने चाहिए, अगर प्राइमरी लेवल की बात करें हम? तो प्राइमरी में मैम मैंने स्वयं अभी हम लोगों ने कक्षा 6 से प्राइमरी के भी लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं, परियोजना को भेजे हैं, 6, 7, 8 के भी बनाए हैं। तो मैंने ये देखा है कि जब हम क्लास 1 की बात करते हैं तो एक पाठ में कई लर्निंग आउटकम होते हैं, लेकिन कम होते हैं, फिर भी कम होते हैं प्राइमरी लेवल पर। 3, 4 2, 3, 4 में बात बन जा रही है। अभी शिक्षण योजनाएं भी हम बना रहे थे तो हमने एक पाठ को 3 हिस्सों में बांट दिया कि हम अपनी बात पूरी कर लेंगे, 4 में बांट दिया। लेकिन जब हम 6, 7, 8 की बात करते हैं सर मैडम, तो हम 14 लर्निंग आउटकम्स तक गए वहाँ,
12, 10, 12, 14 लर्निंग आउटकम एक पार्ट के थे। हमने छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा उसको, ताकि हम और एक लर्निंग आउटकम के लिए मेरे ख्याल से एक टीचिंग प्लान बनाना चाहिए एक लर्निंग आउटकम को लेकर। जी ओके, थैंक यू मैम, बहुत आपने क्लियर किया। कुछ चीजें थी जो मैं चाहती थी डिस्कस करना। वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, थैंक यू। थैंक यू। और भी कोई लोग बाकी रह गए हों सवाल पूछने के लिए तो पूछ सकते हैं, खुला मंच है। गुड इवनिंग मैम। मैम मैं तरन्नुम बोल रही हूँ यूपीएस गढ़ी चतरा से। मैम जो टीचिंग प्लान के प्रारंभ में जो लर्निंग आउटकम दिया जाता है तो उसका प्रयोग हम पूर्व ज्ञान की तरह करें या जो उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य दिए जाते थे उसकी तरह करें? हमने 2 प्लान बनाए, दोनों में अलग अलग प्रयोग किया, समझ नहीं आता है। नहीं मैम, वो हमेशा विशिष्ट उद्देश्य होता है। वो ये एक लर्निंग आउटकम कोई एक दक्षता को लेकर होता है, कोई वो सामान्य उद्देश्य नहीं होता है। जो विशिष्ट उद्देश्य पाठ से संबंधित होता है सर मैडम, विशिष्ट उद्देश्य होता है वो पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ जरूर होता है, लेकिन वो होता विशिष्ट उद्देश्य ही है। और उसको लिखा इस तरीके से जाता है कि जैसे बच्चे बताते हैं, करते हैं, लिखते हैं, सुनाते हैं, कि जो हम अंत में आउटकम प्राप्त करेंगे प्रेजेंट टेंस में इस तरह से लिखते हैं कि हम ये पहले से तय कर लेते हैं कि बच्चा क्या कर लेगा और उसको हम वहां पर लिखते हैं। और उसके लिए ही पूरी योजना बनाते हैं अपनी शिक्षण योजना, पूरी उसी एक आउटकम को जो प्राप्त कर लेगा आखिरी तक बच्चा, उसको प्राप्त के लिए पूरी गतिविधियां, क्रियाकलाप, आकलन इसी हिसाब से तय करते हैं। मैम थोड़ा सा वक्त और लेंगे। मैम जैसे इतिहास जानने के स्रोत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो लर्निंग आउटकम में हमें ये बताना है कि बच्चे इतिहास जानने के स्रोत जान चुके हैं, ये लिखेंगे कि पहले से जानते हैं, या ये लिखेंगे कि जानते हैं? यस मैम, बच्चे इतिहास बताने के स्रोत जो भी आपका पॉइंट है वो बताते हैं, या कोई एक बिंदु उसमें से छाट लीजिए जो छोटा बिंदु हो, वो बताते हैं के लिए अब क्या क्या करेंगे आप बीच में, यानी कि आखिरी में ये स्थिति आ जाए कि बच्चे बताने लगे, भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, आप प्रयोग करेंगे बच्चे बताते हैं। अब बताते हैं के लिए आप कैसे उसका शिक्षण का प्रारंभ करेंगे, कैसे आप बीच में उसको सिखाएंगे, बीच का प्रस्तुति बीच का हिस्सा होगा आपका की गतिविधि कराएंगे, उसको बताने लगे इसके लिए, और आकलन किस प्रकार करेंगे, ये पूरा इस बताते हैं के लिए। वास्तव में बताते हैं ये अंत में लिखना चाहिए हमारे आपके दृष्टिकोण से ना, कि हमने पूरा काम करा लिया और बच्चा अब बताने लगा, उसको बच्चे बताते हैं, बस हम लिखने उसको शुरू में लगे, वो है वही कि जो अंत में बच्चे से हम प्राप्त करेंगे। यानी लर्निंग आउटकम वो होता है जो उस कक्षा, उस विषय, उस कक्षा, उस पाठ की जो भी दक्षता है, उस दक्षता को बच्चा प्राप्त कर ले, और जब वो उसके व्यवहार में परिलक्षित होने लगे, व्यवहार में दिखने लगे, तो वो तब हम उसको कहते हैं कि ये लर्निंग आउटकम हमने प्राप्त कर लिया। तो बताते हैं शब्द का प्रयोग करेंगे और उसी के लिए हमारी सारी शिक्षण योजना उस पर आधारित होगी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। लर्निंग आउटकम जो स्टार्टिंग में लिखा होता है लेसन पे, वो हमको जी सर पाठ योजना से प्राप्त करना होता है। जी ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। इस वेबिनार में आए हुए हमारे सभी अतिथियों, खासकर रघुनाथ पांडे जी और लक्ष्मी शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया और हमारे अध्यापकों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, खासकर व्यवहारिक बातें बताई, जिसमें परिवेश अधिगम में परिवेशीय वस्तुओं की भूमिका और शिक्षक डायरी एवं पाठ योजना बनाने के बारे में लक्ष्मी शुक्ला जी ने जो बताया वो बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे उम्मीद है कि हमारे अध्यापकों को इससे बहुत लाभ होगा। और जो लक्ष्य हमने 5वें चरण में रखा है उस लक्ष्य को हम लोग पहले प्राप्त करेंगे, इसलिए सारी कवायदें की जा रही हैं कि हम उस लक्ष्य को पहले पा सकें। साथ ही अपने बीएसए साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय निकाल करके हमारे अध्यापकों को और हमें आशीर्वाद दिया
और इतना समय दिया, सुन भी रहे हैं सर हमारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, मुझे एक और मौका देने के लिए सीखने सिखाने का। आज मैंने बहुत कुछ पांडे सर से भी सीखा, सुना उन्हें, और आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच रघुनाथ सर भी, लक्ष्मी मैम भी। अब मुझे तो बहुत मेरा भाग्य है कि मैंने आप काम किया है और मैं इस पर फक्र महसूस करती हूँ कि मैंने आप लोगों के साथ काम किया है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों से। बिल्कुल मैम, मुझे भी खुशी हुई आपको लक्ष्मी मैम जी। थैंक यू रघुनाथ सर, थैंक यू। हेलो हेलो मैम। जी सर। मैं जयहिंद वर्मा बोला सर, मैडम ARP साइंस। जी सर, जी सर। ये हमारा मेरा सौभाग्य है कि मैडम मैं तो चाहता था 4 दिन आपको इलाहाबाद में आपके साथ हमने ट्रेनिंग की, तो बहुत ही अच्छा, पता नहीं था आपको दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, आज मौका मिल गया। और आपने हमारा सबसे कठिन टॉपिक, हम लोग बहुत परेशान थे कि अपने शिक्षक, अपने टीचर साथियों से शिक्षक डायरी कैसे बनवाएं, उनको हम किस तरह से इसको प्रेजेंट करें कि वो समझ जाए। अब आज जिस तरह से आपने इसको प्रेजेंट किया है, हमारे जो भी साथी जुड़े हुए हैं उनको एक पिक्चर तैयार हो गई है, क्रॉस क्वेश्चन में क्लियर हो गया कि वो काफी कुछ समझ चुके हैं। और भविष्य में जो हमें डायरी मिल जाएगी तो हमारे अध्यापक श्योरली बहुत अच्छी तरह से शिक्षक डायरी प्रिपेयर करेंगे। और जो इस प्रेरणा लक्ष्य का हमें टारगेट मिला हुआ है, इसको जल्द से जल्द हम हासिल कर लेंगे। जी सर, ये मंच, इस मंच की मैं आभारी रहूंगी हमेशा सर। बहुत अच्छा मौका है कि, और दूसरा हमारे BO सर का बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इतना अच्छे मौके हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे टीचर्स को। हमारे BSS सर तो बहुत ही अच्छे, हम शिक्षकों की कोई भी समस्या को पेंडिंग नहीं छोड़ते हैं। कल उन्होंने सिद्धौर से मैं जुड़ा हुआ था, तो सर ने बोला कि कोई तुम्हारी समस्या हो तो आके आप लोग बोलो। तो मैंने मीटिंग में तो नहीं बोला, पर उसके बाद मैं तुरंत उठा और BSA ऑफिस पहुंच गया। तो सर के साथ जैसे देखा तो कहता हाँ आओ भाई, अभी तो हम लोग मुखातिब थे, क्या बात है बताइए। तो सर ने हमारी बातों को सुना और जो भी उसका निर्णय था तुरंत कर दिया। तो अब हमारी कोई भी पेंडिंग बेस से तरफ से भी कोई काम पेंडिंग नहीं रहते हैं। BO सर तो हमारे दिन रात लगे हुए हैं, मानव संपदा इतने सारे कार्य लगे हैं कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि कहीं कहीं उनका सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है। तो सोच रहा है लो सर तो कह दें, सर मंगवा दें, पर मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती उनको कहें, क्योंकि व्यस्तता को देखते हुए कि वो इतने ज्यादा वर्कलोड है। तो ऐसे समय में इतना अच्छा हमारा वेबिनार चल रहा है, सर के सहयोग से, हमारी पूरी टीम के सहयोग से हम लोग कोशिश करें हमारे अध्यापक ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके और भविष्य में जो भी हमारे टारगेट उनको हम अचीव कर सकें। और आप लोग हमारे इतने ज्यादा पुराने हमने टीचर्स को जो भी एजुकेशन से जुड़े हैं, मॉड्यूल के प्रिपरेशन से जुड़े हुए हैं, उनकी बातें सुन के हमारे कुछ टीचर्स तो जैसे होता है ना कि लिंक में नहीं जुड़ पाते तो नाराज हो जाते हैं, हम आज जुड़ नहीं पाए, हमें किसी को बाहर करो, हमको जोड़ो। तो इससे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हम लोग को और आप लोगों ने हमें समय दिया, हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद मैडम। सभी टीम को इसी के साथ हम लोग समापन करते हैं मैडम। धन्यवाद। माय प्लेजर। नमस्कार। इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी शिक्षकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने पूरा समय दिया और स्थितियों को सुना। और कल फिर हम लोग समय से मिलेंगे और कुछ नई चीजें सीखेंगे। और इसके अलावा भी किसी को कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकता है। सूर्या जी कुछ कहना चाहेंगी आप? हेलो जी मैम, मैं कंचन बोल रही हूँ, कंचन गुप्ता। मुझे थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए थी मैम कि बहु कक्षा शिक्षण करते समय जैसे 3 क्लास को एक साथ पढ़ाना है मैम। जी मैम। उस विषय में ये शिक्षक डायरी का निर्माण और उसका कक्षा में कैसे उपयोग किया जाए मैम, जिसके विषय में? ये मैम बहु कक्षा शिक्षण जो है, ये आप कह रही 3 कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना। यदि बहुत अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग
स्तरों के बच्चे हैं, एक ही कक्षा की अगर हम बात करें तो कई स्तर होते हैं ना, और जब 3 कक्षाएं एक साथ आ जाएंगी तो आप सोचिए कितना मुश्किल उनके साथ हो जाए। तो कोशिश तो ये जी, तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में हमारे बहुत सारे, जब एक विधान दिया गया है, एक समाधान दिया गया है कि अलग अलग तरीके के बच्चों के लिए हमने एक ABC श्रेणी बना ली है, और हर कक्षा के बच्चे के लिए, हर स्तर के बच्चे के लिए, सॉरी कक्षाएं नहीं है, यानी कि एक ही कक्षा की अगर हम बात करें और अलग अलग स्तरों के बच्चे हैं तो उसके लिए ABC श्रेणी बना ली है, और C के लिए अलग तरीके से, उसी कक्षा में वो बच्चा बैठा हुआ है लेकिन उसके लिए अलग तरीके से योजना बनाना, B के लिए अलग तरीके से योजना बनाना, A के लिए अलग तरीके से योजना बनाकर काम करना, ये सोचा गया है। तो निश्चित रूप से जब हम व्यवहारिक रूप से अपनी कक्षाओं में काम करते हैं और ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है तो हम मोटी मोटी जो आधारभूत दक्षताएं होती हैं, है ना, आधारभूत चीजें होती हैं, उनको लेकर उन बच्चों के बीच में काम करते हैं, क्योंकि ये संभव आधारभूत बेसिक चीजों को लेकर काम करते हैं ताकि हम अपनी जो प्राथमिक जरूरत है, बुनियादी दक्षता बच्चे में डाल सके, तो उस बुनियादी जरूरत पे काम करते हैं। और धीरे धीरे और भी तरीके हैं, जैसे कि कुछ बच्चे कक्षा में आगे होते हैं, उनका सहयोग लेते हुए या समूह में काम कराते हुए, अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम सिखा सकें बच्चों को, और जो उनको जरूरी है वो उस स्तर पर ला सकें। जी मैम, मुझे कक्षा शिक्षण कराते समय यही समस्या आती कि मैं बुनियादी चीजों को तो सिखा देती हूँ, लेकिन विशिष्ट शिक्षण जो होता है मैं उसको सभी बच्चों को नहीं करवा पाती हूँ। जी मैम, वो मुश्किल होगा जब हाँ वो मुश्किल होगा। अभी आपने ध्यानाकर्षण, हमारे आदरणीय सोनी सर ने या आपके मंच पे बताया होगा, तो आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि जब हमारे पास ध्यानाकर्षण मॉड्यूल है ही इसीलिए, ये पुस्तिका है ही इसीलिए कि अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, अलग अलग दक्षताओं पर उनके साथ काम करने की जरूरत है, तो हम उनकी श्रेणी बना दें, ABC श्रेणी बना दें और अलग अलग दक्षताओं के साथ काम करें, क्योंकि हमें उन्हीं गैप्स पर काम करना है जो उन बच्चों की हैं, है ना। लेकिन मोटे तौर पर मेरा ये व्यवहारिक अनुभव है कि जब हम स्वयं कहीं दूरस्थ क्षेत्रों में किसी ऐसे विद्यालय में होते हैं जहाँ बहुत सारी कक्षाओं को एक साथ लेकर चलना होता है, तो हम आधारभूत चीजों पर काम करते हैं, जैसा कि लक्ष्य में आपने देखा दिया भी गया। ओके मैम, थैंक यू मैम।